अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक, गुड मॉर्निंग। देख रहे हैं आप नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। आज जब हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे ना तो हम बात करेंगे इतने सारे बहरानों की कि जो सुबह के वक्त उठ के नाश्ता करोगे ना वो एक सेकंड के लिए नाश्ता छोड़ देंगे। नाश्ते का बहरान हाँ ना, कि इतने बहरान मुल्क में आए रोज बहरान पैदा होते हैं। कभी बिजली का बहरान होता है, कभी पानी का, कभी आटा, कभी गैस और कभी पेट्रोल का। लेकिन क्या वाकई ये बहरान असली होते हैं या सिर्फ अपनी बातें मनवाने के लिए बहरान पैदा करके अवाम को परेशान किया जाता है? क्योंकि ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ्लावर मिल्स मालिकान का जीएसटी वापस लेने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का प्लान हुआ तो गंदम की पिसाई बंद करके अवाम को परेशान कर दिया। यही नहीं, जब हम पेट्रोल बहरान की बात करते तो पेट्रोल बहरान पैदा करने के लिए भी ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन मैदान में आई, अल्टीमेटम दिया गया, सप्लाई बंद करने की धमकी लगाई गई और फिर हुआ क्या, हुकूमत मजबूर हो गई और मजबूरन सुननी पड़ी। फिलहाल लगता ऐसा है कि पेट्रोल के बहरान का खतरा टल गया है क्योंकि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल काम कर गई है। हुकूमत ने ओहदेदारान को आज मुलाकात के लिए बुला लिया है। हड़ताल खत्म करने या आगे बढ़ाने का फैसला मुज़ाकरात के बाद होगा। ऐसी सूरत हाल में कराची में पेट्रोल पंप्स पर फिलिंग जारी, लेकिन रश बढ़ रहा है। तो जब हम कहते हैं ना कि बहरान पैदा हो गया है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हुकूमत वक्त के अलावा इसका कौन कसूरवार है। क्या वाकई ये बहरान पैदा हुआ है या पैदा किया गया? एग्जैक्टली, मोस्टली हम यही देखते हैं कि ये पैदा किया जाता है। लेकिन आपने जिस तरह आटे की बात की तो कल ये बड़ी अच्छी बात थी महक, जब हमने एसोसिएशन से मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने बाकायदा इस पर बताया कि ये अलामती हड़ताल है, एक टोकन हड़ताल है, कहीं पर पिसाई बंद नहीं हुई और इसलिए अभी अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अलामती हड़ताल जो है ना वो भी अवाम के लिए हम परेशान हो जाते हैं जब हम सुनते हैं कि बंद हो सकता है ये पिसाई का मामला, तो फिर ज़ाहिर अवाम परेशान होते हैं। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। सियासी मैदान में क्या हो रहा है? नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, इसलिए सजा खत्म नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर आज़म वापस आएं, अदालत का सामना करें या तो पकड़े जाएं तो फिर दरखास्त उनकी सुनी जाएगी, जो सुनी जा सकती है। एवन फील्ड और अल अजीज़ रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों जो अपील्स थी वो खारिज हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया था वो कल सुनाया है। एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं बरकरार रखी गई हैं। हुकूमत इसको अपनी जीत करार देती है। हुकूमत कहती है कि ये एक बहुत बड़ा धचका नवाज शरीफ को, PMLN को लगा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सजाएं, ये जो फैसले सुनाए जाते हैं, जब एक शख्स मुल्क में मौजूद ही नहीं है तो उसकी ज़ात को क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वो तो वहाँ पर बाहर बैठ के कॉफ़ी भी पी रहे हैं, पोलो मैच भी देख रहे हैं, सैरें भी कर रहे हैं। तो जब इस तरह की सैरें, ये देखें मैंने आपको पोलो मैच का कहा ना, वो हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं। तो जब आप सज़ा की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं फैसलों की, तो शायद इस तरह की शख्सियात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो तो मौज मस्ती में, वो कहते हैं ना हम है मौज मस्ती में, बाकी सारे जो है वो भाड़ में जाएं। तो कुछ ऐसा है। वो तबीयत नासाज डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप इस तरह घूमे फिरेंगे, बाहर कॉफ़ी पियेंगे, एंजॉय करेंगे, तो जो इंग्लैंड जाके ठीक हो जाती है। एनीवेज जी, सबसे बड़ी खबर क्या है आज की? क्रिकेट के मैदान से है। जीत गया कौन? मुल्तान सुल्तान। मैं शुरू से मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर जी 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 पता कैसे? महक ने कहा था जो जीतेगा मेरी सपोर्ट उसके साथ है, तो शी इज राइट, शी वाज विद मुल्तान सुल्तान। तो मुल्तान जनाब PSL के बन गए हैं सुल्तान। पहली बार पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने शिकस्त दी है 47 रन से। PSL 6 का टाइटल अपने नाम किया है मुल्तान सुल्तान। जो फाइनल मार्का कल हुआ, इसमें चौके छक्के लगाने वाले सुहेब मकसूद मैन ऑफ द मैच करार पाए। बिल्कुल, और जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और बेहतरीन बैट्समैन के अवार्ड भी उन्हीं के हिस्से में आए। शाहनवाज धानी टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर का एजाज हासिल करने में कामयाब रहे। कल जब मैं मैच देख रही थी ना, और मुल्तान सुल्तान का जो खेल था, मतलब मैं कहती कि जितना जम के ये खेले हैं ना, इससे बेहतरीन तो पेशावर ज़ल्मी खेले। मैंने शर्त भी लगा ली, लेकिन पेशावर ज़ल्मी वालों ने क्या किया, नाक कटवा दी। और महक के जो मोहल्लेदार हैं वो बता रहे थे मुझे कि महक was so excited, उसकी आवाजें आ रही थी कि वाह मुल्तान सुल्तान। मेरे मोहल्लेदार तुम ही हो, जरा ये नैट हम आपको सुनवाते। पहली बार की ये जीत है। बेहतरीन खेल, और बेहतरीन खेल में देखें, जब आप बेहतरीन खेलते हैं तो जीत आपके हिस्से में आती है। और हमने देखा कि PCB ने जितनी हर्डल्स आई कि कभी लॉजिस्टिक्स का मसला था, कभी लेटर नहीं मिल रहा था, कभी कुछ हो रहा था, उसके बावजूद बड़ा पॉजिटिव तरीके से उन्होंने जनाब अबू धाबी में ये मैच करवाए। और वो तमाम तर चीज़ें जो हैं जो कि
उम्मीदें जो थी वो वाबस्ता अवाम के साथ, वो उन उम्मीदों को मद्देनजर रखते हुए हम हमेशा से यही दुआ गो हैं कि ये जो हमारा खेल है ना, घर का खेल है, ये घर में खेला जाए, ज्यादा मजा आता है, हमारी टिकट जाया ना हो। हमारी टिकट जाया हो ना इस बार की, कोई बात नहीं। एनीवेज चूंकि ये मैच कराने मुश्किल थे इस माहौल में, कोविड के माहौल में, स्टिल पीसीबी प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल कि ये पॉसिबल हो पाए। एक बार ज़रा पोस्टपोन हुआ, फिर डेट्स दी गई, थोड़े इश्यूज रहे, बट उन्होंने बड़े से तरीके से हैंडल कर लिया। हम दुआ करते हैं कि जो नेक्स्ट सीजन आए, यानी PSL सीजन 7, वो यहीं पर पाकिस्तान में, ताकि हमारी कराची में भी हो, लाहौर में मैं तो कहता हूँ कोई रावलपिंडी में हो, पिंडी में भी हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उससे अपग्रेड करें स्टेडियम को गवादर वाले पे, और सब जगह ना हमें भेजें, फिर हमें भेजें, वहां से लाइव कवरेज करें। अच्छा, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, जाहिर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। हम रिलैक्स होते हैं जब क्रिकेट के मैच इस तरह देख रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है यही एक वाहिद एंटरटेनमेंट मैं कहूँगा जो पाकिस्तान में है। सबसे अच्छी बात कि जब बाहर के प्लेयर्स आके खेलते हैं ना पाकिस्तान में, तो ये जो इमेज उभरता है पाकिस्तान को पुरअमन के लिहाज से, ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव इमेज। अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक इमेज, मेरे फेवरेट कैरेक्टर के इमेज को खराब किया गया, मशहूर ज़माना ड्रामा ऐनक वाला जिन। अच्छा। ऐनक वाला जिन में एक ज़कूटा। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था? ये ज़कूटा जिन ने कभी तबाही नहीं फैलाई। आपने कल मुझे बताया था जैसे कल ये बात हुई तो उन्होंने मुझे फौरन से याद करा दिया। हाँ, मुझे वाकई हैरत हुई जब मरियम औरंगजेब साहिबा ने ज़कूटा जिन का इस तरह जिक्र किया। मैंने कहा वो तो अच्छा वाला जिन था ना, वो तो अच्छा वाला जिन तो लोगों को बचाता था। तो जनाब कल कौमी असम्बली में मरियम औरंगजेब इजहार ख्याल कर रही थी। उन्होंने कहा कि ज़कूटा जिन जो है उसने एंट्री दे दी है और वज़ीर आज़म के पास ये जिन मौजूद है जो दंदनाता फिर रहा है, तमाम महकमों का बेड़ा गर्क कर दिया इस जिन्हें। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने बजट को हड्डी तोड़ और झूठ का पलंदा करार दिया। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, हम जब भी देखते हैं कि कोई हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जब भी बजट पेश करती है, अपोजिशन का रवैया यही होता है। लेकिन इस दफ़ा एक्सट्रीम था कि किताबें भी चली और सैनिटाइजर की बोतल भी चली, जो कुछ था वो चला, दिमाग भी चला। दिखाते हैं मरियम औरंगजेब साहिबा ने कल कहा क्या था। इस पे ना मुझे वो मरियम नवाज वाला याद आ रहा है, हा वाला। तो शेर जरा मुझे और अवाम को बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, आमिर लियाकत साहब ने बहरहाल बता दिए। कौमी असम्बली में आमिर लियाकत साहब ने मरियम औरंगजेब को जवाब दिया, बल्कि मैं कहता हूँ जो तनकीद करते हैं उनको जवाब दिया। मुझे उनका जवाब ऑनेस्टली अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मुझे पिछली बात अच्छी नहीं लगी थी कि ज़कूटा का नाम इस तरह क्यों लिया गया ना। शेब के देखे वो दुखती भी रखी उन्होंने, मेरे फेवरेट कैरेक्टर थे। मैंने कहा ये तो गलत बात है। आमिर लियाकत की गुफ्तगू भी सुनवा देते हैं। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? हैरत की बात यह कि बिल बतौड़ी कैसे ज़कूटा जिन का जिक्र कर सकते? जब ज़कूटा जिन का जिक्र हो तो वो ऐनक वाला जिन आएगा ना उसके। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये बिल बतौड़ियां जमा होकर ज़कूटा जिन का जिक्र कैसे कर रहे हैं। हालांकि ये तो ऐनक वाले जिन का काम था और ऐनक वाला जिन यहाँ पे खड़ा हुआ है। ज़कूटा जिन कहना भी गलत, बिल बतौड़ी कहना भी गलत, लेकिन जब शिकवा किया जाए फिर जवाब शिकवा कुछ ऐसे ही होता है। तो ये माहौल कल असम्बली का था। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। एक तशवीशनाक मामला है कराची वालों के लिए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पानी के मयार से मुतालिक एक नई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो पंपिंग स्टेशंस हैं उससे मिलने वाला 70% वाटर उसमें क्लोरीन या तो नहीं होती या फिर कम मिकदार में होती है। और कम मिकदार का मतलब यह है कि उसकी अफादियत उतनी नहीं होती। ये वही क्लोरीन है जो इसलिए डाली जाती है ताकि पानी में जो निगलेरिया है उसका खात्मा हो सके। बैक्टीरिया को ये किल करता है। क्लोरीन ना होने की वजह से निगलेरिया का जो जर्म है ये नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है, दिमाग को मुतासर करता है, दिमाग के सोजिश के मरज़ में उसे मुब्तला कर देता है, जिसके बाद 4 से 5 दिन लगते हैं और दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और इस तरह मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाती है। समा डिजिटल को रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ कि कराची के 123 पंपिंग स्टेशंस में से 87 स्टेशंस 123 में से 87 स्टेशंस ऐसे हैं जहां पानी में या तो कम क्लोरीन है या तो बगैर क्लोरीन के वो पानी फराहम किया जा रहा है। सैंपल्स के लिए पानी के जो नमूने हैं वो हाइड्रेंट से लिए गए हैं, कुओं से लिए गए हैं, किडनी हिल से लिए गए हैं, यूनिवर्सिटी रोड से लिए गए हैं और ऐसे और बहुत से पंपिंग स्टेशन हैं जहां से लिए गए हैं। ये बहुत तशवीशनाक मामला है क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं क्लोरीन डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं डाली जा रही तो इससे आवाम की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। आगे चलकर हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं कि इस वक्त कराची में निगलेरिया से मुताल्लिक हकाइक क्या है। इसके साथ साथ अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही, इदारे कुछ नहीं कर रहे, ये मामला इतना ज़्यादा संगीन होता चला जा रहा है, तो आपकी मेरी हम सबकी खुद की जिम्मेदारी क्या है? अपने हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, अपनी जान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है।
तो उसके लिए हम खुद क्या कर सकते हैं। वो जो क्लोरीन टैबलेट्स मिलती हैं वो किस तरह आप ले सकते हैं, वो ईजी है, आराम से आप परचेज कर सकते हैं। जो घर में टैंक्स हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स हो या घर के ऊपर टैंक्स हो, उसमें डाले जा सकते हैं। किस मिकदार में डालने हैं, कितने गैलन पानी में कितने क्लोरीन के टैबलेट्स डलते हैं, इस पर हम सोच रहे हैं कि आगे चलकर आपको डिटेल से बताएं, ताकि आप जो हैं वो घर में रहते हुए अपने आप को महफूज बना सके कि ठीक है, अगर हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं ले रही तो आप अपने घर के सरबराह होते हुए आप इस चीज की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लें। आगे बढ़ते हैं, एक और जिम्मेदारी की बात ही जिसको निभाना तो बड़े अच्छे तरीके से चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार की छोटी सोच इस जिम्मेदारी से जिस तरह से बरीउल जिम्मा नजर आती है वो काबिल अफसोस है। वक्त के मामले पर मोदी का APC का ड्रामा 4 घंटे के बाद खत्म हुआ। मोदी की दुनिया को बेवकूफ बनाने की एक बार फिर से ये कोशिश नाकाम हो गई। भारत नवाज कश्मीरी लीडर्स को शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर उन्होंने भी मोदी को ठेंगा दिखा दिया। कांग्रेस, जिसके हवाले से हमेशा हमने कहा कि मोदी सरकार कहती कि कांग्रेस इस मामले पर हमारी हामी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी कश्मीर की 5 अगस्त से पहले वाली हैसियत बहाल करने का मुतालबा किया। आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार की हम बात कर रहे हैं, उसकी सोच की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मोदी हार गया, मैं कहता हूं उसकी सोच हार गई। जो पहले बैठकर बात करना नहीं चाहता था, जो उस मामले को डिस्कस करना नहीं चाहता था, जो कहता था हमारा इंटरनल मामला है, इतना प्रेशर पाकिस्तान ने बिल्ड किया, रीजन ने बिल्ड किया कि अब मोदी को इस पर बात करनी पड़ी। तो कैसे मोदी सरकार अब घुटने टेक रही है, आपको दिखाते हैं। इस मामले पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, ये जो मोदी सरकार का APC का ड्रामा है, इसको आप कैसा देखते हैं कि ये सिर्फ ड्रामा है, जो प्रेशर बिल्ट हुआ है उसको ईज आउट करने की कोशिश है, कि इन एक्चुअल प्रेशर बिल्ट हो गया और अभी मोदी सरकार को वो करना पड़ेगा जो कांग्रेस की डिमांड है, जो अवाम की डिमांड है, जो पाकिस्तान की डिमांड है, जो रीजन की डिमांड है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिमांड है? देखें, असल बात यह है कि इंडिया जो है ये टोटली आइसोलेट हो चुका है। ऑल दुनिया की जितनी एमनेस्टी इंटरनेशनल हैं, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, उसके बाद हर एक ने इंडिया को लॉकडाउन किया और उसके बाद इनको इतनी खिदमत उठानी पड़ी। आपके सामने एक इन्होंने पूरे कश्मीर को लॉकडाउन कर दिया, बिल्कुल लीडर्स को बंद कर दिया। उसके बाद जो जुल्म बर्बरियत किया औरतों में, बच्चों में, बूढ़ों पे, वो तमाम एक अब इंडिया में भी एक आवाज उठनी शुरू हो गई। कांग्रेस ने देखा, उनकी एक और लीडर हैं वो कल बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगी। इसलिए दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें कठपुतली अपने जो इनको पहले ही इनको सपोर्ट करते हैं उन लीडर्स को बुलाया, जैसे महबूबा मुफ्ती हैं, फिर उमर फारूक हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं और तकरीबन 8 से 10 पार्टी को बुला के जो हम ख्याल की जो कश्मीर को इंडिया के साथ रखना चाहते थे उनको बुला के एक पीछे पार्टी और जबकि खास तौर पे जो असल तर्जमान है कश्मीर के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उन लीडरशिप को नहीं बुलाया गया, जो कि इससे पता चलता है कितनी बड़ी ये इन्होंने सिर्फ दुनिया को चक्कर देने के लिए बात की गई है जी। उसमें भी ये बड़े खतरनाक इरादे थे। इरादे ये थे कि ये स्टेटहुड की बात कर रहे थे कि हम स्टेटहुड ठीक है कर देते हैं। उसमें इनके सबसे खतरनाक इरादे जो वो ये हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन उन्होंने बनाया हुआ है। अमित शाह, अजीत डोवाल ने मिलके जहां मुसलमान मेजॉरिटी है वहां पर 7 सीटें और हिंदू मेजॉरिटी को देना चाह रहे हैं ताकि वहां पर सीट ओवरऑल पोजीशन जो है वो हिंदुओं की बढ़ जाए और वो अपना चीफ मिनिस्टर, ये इनके खतरनाक इरादे हैं जी। अच्छा हारिस साहब, कतई कलामी की माजरत, देखें आप खुद भी कह रहे हैं ना कि बड़ी मनपसंद कश्मीरी रहनुमाओं को दावत दी गई थी आर्टिकल 370 के फैसले के मामले पर। जब हम ये देखें कि मनपसंद कश्मीरी रहनुमाओं को आप इस मामले पर बुला रहे हैं और वो भी आपको एग्री नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या इस वक्त मोदी सरकार इस पोजीशन में है कि कोई यू टर्न ले सके इस आर्टिकल के ऊपर? क्योंकि भारत के अपने अंदर के लोग जो कि मोदी सरकार को इसलिए पसंद कर रहे थे क्योंकि आर्टिकल 370 का इतलाक हुआ, कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया गया। अगर अब वो यू टर्न लेते हैं तो अपने ही लोग खड़े होकर मोदी को बातें सुनाएंगे और यकीनन मोदी सरकार के लिए आने वाला वक्त इलेक्शन के लिहाज से कुछ अच्छा नहीं रहेगा। देखें, ये एक बहुत बड़ी दलदल में फंस चुका है। इसने सोचे समझे बगैर इलेक्शन किया, समझा कि इन्हें कश्मीर को हम कंट्रोल कर लेंगे और उनको बाद में ला के जो है इनको अपनी मर्जी के फैसले कर लेंगे। अब वो कश्मीर सारे खड़े हो गए। अभी भी ये यही चाह रहे थे कि दुनिया को बता सकेंगे, देखेंगे सारे कश्मीरी हमारे पास आ गए हैं मुलाकात के लिए। अब ये वहाँ पर इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। इलेक्शन में ये धांधली करके
अपने कठपुतली लोगों को वोट खड़ा कर कि उनसे ये लेंगे, वोटों की अपनी हुकूमत बनाएंगे। लेकिन अब इतने ज़्यादा इनके अपने इंडिया में लोग खिलाफ हो गए हैं, फिर इनकी आरआरएस के जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दोबारा रीस्टोर करते हैं। सो ये अब इलेक्शन के लिए भी फंस गए हैं। उसके बाद इनको अपनी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि कश्मीरी नौजवान किसी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो इनके रोज़ाना फौजियों को मारना शुरू किया हुआ है, इसलिए अब ये परेशान हुए हैं। अब ना ये सामने जाते हैं तो गड़ा है, पीछे है समुंदर है, ये इनके लिए प्रॉब्लम हुई है। हाईली डिफिकल्ट सिचुएशन में ये नरेंद्र मोदी जो उसके साथ जो 4 का टोला है, ये इंतहा पसंद हिंदू हैं, ये इंडिया को कहीं ना कहीं जो तबाही की ढाले पे ले जा रहे हैं, ले जाते हैं और फिर अल्लाह ताला ने सजा इनको कोविड में आपको। तो हारिस साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि वो कश्मीरी क़यादत जिसके हवाले से कभी मोदी ये कहती थी कि हमारे साथ खड़ी है, महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात कर लेते हैं, महबूबा मुफ्ती खुद ये कहती हुई हमें नज़र आ रही है कि अगर दिल्ली सरकार तालिबान से बात कर सके तो पाकिस्तान से भी बात कर ले। महबूबा मुफ्ती का ऐसा बयान उस टेबल टॉक पर जो कि भारत खुद बुलाता है, जिसमें भारत अपने मनपसंद लोगों को बुलाता है, किस चीज़ की तरफ इशारा है कि अब कश्मीर में भी कोई हिमायती नहीं है? देखें, जब से इन्होंने कश्मीर की 370 या 35 को रिवोक किया है, उसके बाद ये जो इनकी फेवरेट पार्टी थी वो भी उनको सबको तो इन्होंने अरेस्ट किया हुआ था। 1 साल से 1.5 साल तमाम लीडरशिप को अरेस्ट किया हुआ था और अब इनको ये जो फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को, मुफ्ती महमूद को ये पता चल गया कि अगर हमने ऐसी कोई बात की जो कश्मीरी कॉज के खिलाफ हो तो फिर कश्मीरी हमारे सख्त खिलाफ हो जाएंगे और इनके लिए भी कश्मीर में जगह नहीं रहेगी। इसलिए इस जवाब में उन्होंने यही बात की कि आप हर हालत में जो है 370 को जो है रिस्टोर करें, 38, 35A को रिस्टोर करें, जिस हिंदू डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि इनको फ़ायदा होता है, इनको नुकसान हुआ है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अब कोशिश इनकी ये है कि वहाँ पर जो 7 नई हिंदुओं की सीटें निकालें और इनको उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन करवा के कोशिश करें कि हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना लें और दुनिया को ये शो करें, देखें जी कश्मीरी एक्सेप्ट कर लिया है, कश्मीरी मान गए, कश्मीरी इलेक्शन बड़े जोश से हिस्सा लिया, ये इनकी नीयत है। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन का भी बाइकआउट होगा और इनका मुंह भी काला है। बिल्कुल सही है। हारिस साहब, एक और मामला जिस पर हम देख रहे हैं कि भारत को मुंह की खानी पड़ी है, शंघाई ताउन तंजीम इजलास, इसमें कैसे शिकस्त हुई भारत को, क्योंकि अजित डोवाल ने फैट ऑफ प्रोपेगेंडा SCO एलामे में डलवाने की ख्वाहिश की, इसे मुस्तरद किया गया। तो ये जो साजिश एक और भारत करना चाह रहा था, कैसा देखते हैं इसको? लेकिन ये भारत की शुरू से कोशिश रही कि FATF के अंदर किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में कर दें। और आपके सामने अगर आपने देखो जो लाहौर में धमाका हुआ है, वो भी 21 से 25 तक कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस चल रही है इसकी FATF की। इस दौरान में इन्होंने धमाका भी करवा दिया। दुनिया को ये शो करने के लिए देखें पाकिस्तान में अभी भी फाइनेंशियल टेररिज्म हो रहा है, फिर पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पाकिस्तान ने कोई पॉइंट पे कोई इतना ज़्यादा एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से अभी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। इसलिए इससे ये भी देखेंगे बेनिफिशरी कौन है इस एक्शन का, टोटल इंडिया। इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की पूरी कोशिश है, हर मौके पर पोलिटिकल यूज कर रहे हैं और अभी खास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को एक बेसिस भी दिए हैं, तो मेरे ख्याल में और फिर फ्रांस आपके खिलाफ हो गए, तो लेट्स सी व्हाट सीन आता है। अदरवाइज 27 में से जिस मिनट ने 26 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हों, जो दुनिया में आज भी अगर किसी को चेक किया जाए किसी मुल्क को, तो उसकी ये पॉइंट इतनी ज्यादा तरक्की नहीं होगी। इसलिए इट्स नॉट पॉलिटिकल इशू एंड वी शुड कीप अ फिंगर क्रॉस के व्हाट डिसीजन कम। सही। अच्छा हारिस साहब, एक लास्ट में मुझे चीज़ बताएगा, कल जो ये टेबल टॉक हुई 5 अगस्त के बाद, ये पहली बात थी जिसमें हमने देखा कि कश्मीरी मनपसंद कश्मीरी रहनुमा, मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी बड़े फेवरेट हैं और इसके साथ ही साथ जो है वो महबूबा मुफ्ती भी उनकी बड़ी फेवरेट है। लेकिन ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने से जो है मुल्क का नाम दागदार होगा। वो भी इस मीटिंग में मौजूद थी। इन तीनों का एक ही मुतालबा था, मनपसंद लोगों को बुलाने के बाद एक ही मुतालबा सामने आया कि हमने कश्मीर की जो हैसियत है उसे बहाल करना है। इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार अब कहाँ खड़ी है? क्या वापस अपना ये फैसला लेगी या फिर इस पर डटी रहेगी? देखें, इंडिया की जो ये इंतहा पसंद हुकूमत है इस वक्त बहुत बुरी तरह एक दलदल में फंस चुकी है। जब भी इन्होंने सोचे समझे बगैर फैसला कि ममता जो मदद की हैं, ये भी एक बड़ा क्लियर साउंड से कहानी कि आपने पहले किया ही क्यों, आपने कितना पाक इंडिया का नाम बदनाम किया है। उसके बाद तो अब दूसरे लीडर्स बुलाए थे, दे एक्सपेक्टेड कि हमारी फेवर करेंगे, उन्होंने भी ये कह दिया
कि जी अब इसको वापस किया जाए 370 को। इसलिए अब उसके बाद पाकिस्तान का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि हम इंडिया से उस वक्त तक ना तजारत करेंगे ना कोई बात करेंगे जब तक स्टेटस 370 को और उसके बाद को रिस्टोर नहीं करता। इसलिए अब इनके बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन हुआ है। लेट्स सी के फ्यूचर में क्या होता है, बल्कि मुझे उम्मीद है अल्टीमेटली इंडिया को 370 और 35 को रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक, हारिस साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे थे। ये मामला था भारत का, ये मामला था कश्मीर का, सिर्फ भारत का नहीं, ये मामला कश्मीर का था। ये एक इंटरनेशनल इशू है और इससे मुताल्लिक जिस तरह हारिस साहब ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है कि वो आर्टिकल 370 वो रिस्टोर करना होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब आपको सैर करवाएगी खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा की। तो जनाब, वादी कलाम का हर गोशा जन्नत का नज़ारा पेश करता है और इन नज़ारों को मजीद हसीन बना देता है ऊशू फॉरेस्ट। सही नाम लिया मैंने? बिल्कुल सही नाम लिया। ये क्योंकि गए थे ना, इसलिए मैंने कहा इनसे कंफर्म कर लेती हूँ। कलाम के साथ ऊशू का ये जंगल, जहाँ के बुलंदो बाला दरख्तों का घना सिलसिला जादुई दुनिया का गुमान देता है और अगर इस जंगल में कैंपिंग का मौका मिल जाए तो ये जिंदगी का यादगार लम्हा बन जाता है। ये शुएब ने ये लम्हों को कैद भी किया, आज हमें वो सैर भी कराएंगे। तो जनाब, साथ ही साथ एक ऐसे स्टेडियम की भी हम बात कर लेते हैं जहां फिलहाल PSL का फाइनल तो नहीं हो रहा, लेकिन जब ये स्टेडियम तैयार होगा तो हर टीम का हर खिलाड़ी जो है यहाँ पर जरूर खेलना चाहेगा। आप टिकट कटाना चाहेंगी? हाँ, क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत ज्यादा दिल फरेब हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि मौसम इतना खूबसूरत होता है, खेलते खेलते आपको गुमान ही नहीं होता। क्या बात है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा बहुत खूबसूरत है। हमारा ये सेगमेंट है खोले पख्तूनख्वा, खूबसूरत पख्तूनख्वा, मेस्मराइजिंग KP के, जहाँ की कई वादियाँ, कई पहाड़ी चोटियाँ, कई सिलसिले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ खो जाते हैं। सारी बातें छोड़े, खाना था। खाना तो हर जगह होता है। यहाँ सबसे ज्यादा क्या था खाने के लिए? देखें, था तो बहुत। मैं जहाँ भी जा रहा था मैं खाने के बाद कहता मुझे वो कावा लाजमी पीना है। मजे का होता है। और ठंड बहुत थी, रजाई लेकर सो रहे थे। अच्छा जी, वाह। तो उसी के थे कराची। तो ये कैंपिंग जो आपने की बड़ी सेफ थी? बहुत सेफ थी, जबरदस्त। इलाका ही बहुत जबरदस्त है, उसके उन्होंने सेफ किया हुआ है जितने भी उन्होंने वहाँ पे कैंपिंग। अच्छा, मुझे याद है इसकी जब आपने पिक्चर फेसबुक पे लगाई तो मैंने कहा था एक दरख्त मेरे लिए ले आना, ये वही जगह है। ये मैं अब बहुत सारे दरख्त आपके लिए और आपके लिए लेकर आए, तो दिखाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग, सहर बखैर। पहुंच चुके हैं हम कालाम। अगर आप इस्लामाबाद से आएंगे तो आपको तकरीबन 5 घंटे लग जाएंगे। 2-2.5 घंटे में चकदरा और फिर इसी तरह 2.5-3 घंटे में कालाम। स्मूथ रोड है और आराम से पहुंच जाएंगे आप। अगर आज से चंद साल पहले आए थे कालाम, तो आज का कालाम बहुत मुख्तलिफ है, बहुत खूबसूरत है। ब्यूटिफिकेशन पर काम हुआ है, सड़कों पर काम हुआ है। बहरीन से कालाम 36-37 किलोमीटर की रोड जो कि पहले खराब थी, 6-6, 7-7 घंटे लगते थे, अब 2-2.5 घंटे लगते हैं और आप यहाँ पहुँच जाते हैं। कालाम से कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप, या हम आपको दिखाएंगे जो नियरेस्ट लोकेशंस हैं जहाँ पर जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। और अगर आ रहे हैं दोस्तों यारों के साथ तो फिर कहाँ जाना ये भी बताएंगे। सर्दियाँ एक्सट्रीम होती हैं, जो पाइपलाइंस हैं वो फट जाती हैं। ब्यूटिफिकेशन की जहाँ मैंने बात की, तो इस वक्त बैकग्राउंड में आप देखिए कलरफुल आपको छतें नजर आएंगी, वो आपको वेलकम कहती हैं। सड़कों से गुजरेंगे आप तो दीवारों पर लगी टाइल्स खुशामदीद कहेंगी आपको। कितना खूबसूरत कलाम है, मौसम की तरह प्यारा है। आइए मेरे साथ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको लेकर जाऊं ऊशू फॉरेस्ट, मैं आपको दिखाऊंगा वो स्पॉट जहां पर बनने वाला है एक स्टेडियम। कलाम का ये मैदान यहाँ की किस्मत बदल देगा। ये मैदान है, यहाँ बच्चे आते हैं, मैच खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का क्रिकेट स्टेडियम। एक तरफ ऊशू फॉरेस्ट है, एक तरफ उतरोड़ जाने का रास्ता है यानी बटागोई, आगे कुमराट, और एक तरफ ज़ायरा कालाम का बाजार। बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है ये स्टेडियम। CM KP ने चंद माह पहले इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनाने का ऐलान किया था। ज़रा सोचिए, गवादर स्टेडियम और फिर सोचिए
यहाँ तो क्या माहौल होगा और क्या मौसम होगा जब यहाँ पर इंटरनेशनल मैच हो रहा हो। यहाँ के लोग तो आएंगे और भी लोग आएंगे, पूरे पाकिस्तान से आएंगे और पूरी दुनिया से भी आएंगे। कलाम के बाजार से यहाँ पहुँच चुके, स्टेडियम आपको दिखाया था, अब आपको दिखाएंगे कि कौन से दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है ऊशू फॉरेस्ट, यहाँ से स्टार्ट हो गया है ऊशू फॉरेस्ट, और एक रास्ता है उतरोड़ की जानिब। बहुत खूबसूरत रास्ता है, वो जाता है कुमराट वैली तक। रास्ता बहुत प्यारा है। रास्ते में कौन कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पर आपको रुकना होगा। फैमिली के साथ इस तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कुमराट की तरफ, बट इस तरफ यानी ऊशू फॉरेस्ट और उससे आगे मोहडन तक, सैफुल्ला लेक तक जाना आसान है। हम मौजूद हैं जानू चौक पे, नाम है इसका जी जानू चौक। तो जानू चौक में बताया गया है कि ऊशू ये 12 किलोमीटर तवील ऊशू फॉरेस्ट है। यहाँ से गुजरेंगे तो सड़क के दोनों तरफ घना जंगल है। उसके बाद मिटलतान वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। लालिगा वाटरफॉल जो कुमराट में बिल्कुल वैसी वाटरफॉल है। ग्लेशियर है, आबशार है, फिर मोहडन झील और उसके बाद फिर सैफुल्ला लेक। लेकिन अगर आप जाएंगे उतरोड़ की जानिब, कुमराट वैली की जानिब, तो रास्ते में चश्मा सुल्तान, ब्लू वाटर, गबराल, बहुत से प्यारे स्पॉट्स हैं और वहाँ पर भी घना जंगल है। लेकिन ये रास्ता दुश्वार है, कठिन है, लेकिन ये रास्ता उतना दुश्वार नहीं है, तो आपको लेकर चलते हैं इस तरफ। अच्छा, और मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करूँगा, जब हम बात करते हैं ऊशू फॉरेस्ट की तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि कलाम जाएंगे, उससे पता नहीं कितना दूर ऊशू फॉरेस्ट होगा, तो ऊशू फॉरेस्ट समझे कलाम नहीं है। द मोमेंट यूर हेयर तो बिल्कुल 5 मिनट में ऊशू फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पर कैंप्स लोग करते हैं, तो लेकर चलते हैं आपको अंदर। जब सूरज तुलू होता है, किरणें गिरती हैं ज़मीन पर, क्या खूबसूरत सा नज़ारा होता है। कैंपिंग साइट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग कैंप्स में आके ठहरना पसंद करते हैं। तो दिखाते हैं आपको, लेकर चलते हैं अंदर। बड़ा सुकून, बड़ी खामोशी है ऊशू फॉरेस्ट में, और ये है इको फ्रेंडली टूरिज़म। यहाँ पर कंक्रीट की इजाज़त नहीं दी गई, यहाँ पर कैंपिंग है, यहाँ पर टेंट्स हैं, लोग खुद भी आगे कैंप्स लगाते हैं, और जो ऑलरेडी यहाँ पर कैंपिंग है वहाँ पे आके आप रेंट पर भी ले सकते हैं। 1000 रुपये तकरीबन चार्ज किए जाते हैं फॉर 1 नाइट स्टे। अगर आप इसी तरह बाज़ार में जाएंगे, होटल में स्टे करेंगे, तो 3, 4, 5 हज़ार रुपये मिनिमम आपके होटल के स्टे में लग जाएंगे। तो आगे देखते हैं, जो लोगों ने कैंप्स में स्टे किया उनसे भी चलकर बात करते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि ऊशू फॉरेस्ट कितना एक तो तवील है और इसके बाद कौन कौन से पॉइंट्स हैं। कैंपिंग का माहौल कैसा, ये भी आपको दिखाएंगे। जो कैंपिंग कर रहे हैं नौजवान, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, कहाँ से वो आए हैं, और यहाँ पे ठंड में कैंप क्या सताया नहीं इस ठंड ने उनको। इस पर करते हैं बात। कुछ लोग अंदर सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, वो आगे चलते हैं। सुबह का वक्त हो चुका है और सुबह सुबह उठ के ना लगता है अगली डेस्टिनेशन पर जाने की तैयारी हो रही है, तो बात होना शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? कराची। क्या बात है जी, मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे कराची वाले नौजवान मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा रहा। किसने रिकमेंड किया जी ऊशू फॉरेस्ट जाएं और कैंपिंग करें? यार टू बी ऑनेस्ट किसी ने रिकमेंड नहीं किया था, शौक था खुद ही आने का। पहली बार कहाँ देखा था आपने कि ऊशू फॉरेस्ट है और वहाँ जाना है? बस ये हम सवार निकले थे, अच्छा, फिर ये हमें गाइड किया हमारे फैसल भाई ने, अच्छा, तो फिर हम यहाँ आ गए। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे स्टे किया आप? जी यानी कराची से सीधा यहीं पे? जी, कलाम एंटर हुए, कलाम फिर रात में यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं एक और कैंप में और देखते हैं जो अंदर रज़ाई में दुबक कर बैठे हैं, क्या इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है? आज वैसे मौसम कुछ बेहतर है, रात में ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ज़रा चलते हैं अंदर और उनको उठाते हैं ज़रा इनको। अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाईजान, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है बहुत ठंड लग रही है यार आपको तो। ठंड थी रात में, अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। कुछ दोस्त यार तो आपके बाहर तैयार हो रहे हैं अगली स्पॉट पर जाने के लिए, आप लोग लेट हो जाएंगे। अभी तैयारी में लगे हुए हैं सपना, तो अच्छा। फ्री हो जाए फिर हमारी बारी। आप मुझे बताएंगे रात जंगल में कैंप में कैसी रही? बहुत मज़ा आया हमें। अच्छा जी, रात में यहाँ बारबेक्यू सेटअप भी था। क्या बात है, क्या बात है। ठंड बहुत ज़्यादा थी? बहुत ज़्यादा नहीं थी पर थी ठंड। अच्छा, ऊशू फॉरेस्ट ही क्यों? यहाँ पे हमने लोकल से भी काफ़ी सुना था इसके बारे में। अच्छा, जी, जैसा सुना वैसा पाए, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत पाए? नहीं, बहुत अच्छा स्पॉट है, बहुत अच्छा है जी। रिकमेंड करेंगे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। आप भी कराची से ही हैं? कराची से ही हैं। तो कराची में रहने वाले तो गर्मी में सड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, ये भी तो आए हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भाईजान उनके पास चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इबादुर रहमान। इबाद, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये पढ़ाई के साथ कैसे टाइम मिल जाता है निकलने का? ये ऑनलाइन पढ़ाई की मजे हैं। अभी बस सेमेस्टर खत्म हुआ है तो सोचा थोड़ा सा बाहर घूम कर आ जाए। अच्छा, तो इजाजत मिल गई कराची से आपको कि अम्मा बनेगा ठीक है पुत्र जा? जी, या थोड़ा सा रोका? थोड़ा सा रोका, फिर मैंने जिद करी, फिर उन्होंने कहा साथ चलेंगे, मैंने जिद करी तो फिर जाने दिया। यानी आपने सोच लिया था कि भाई जाना भी है और दोस्तों यारों के साथ ही जाना? जी, यही सोचा। कैसा चल रहा ट्रिप अब तक? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, उनकी बात तो हमने की। अब यार लोकल्स की बात भी करते हैं जो इन टेंट्स के, इन कैंपिंग के कारोबार से मुंसलिक हैं, उनकी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि जो कैंप्स यहाँ पे लगाए हैं आपने, कितना अरसा हो गया? ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए सर। साल में कितने महीने आप लोगों का ये काम चलता है यहाँ पे? तकरीबन 4-5 महीने चलता है बस। हाँ, ये तीन महीने जो है ये सही चलता है और आगे जो 2 महीने हैं वो थोड़ा कमज़ोर होते हैं ना, मेहमान इतने ज़्यादा नहीं आते। अब ज़रा उशू फॉरेस्ट से मुतालिक तकरीबन पूरा पाकिस्तान जानता है, लोग यहाँ पर आते हैं, स्टे करते हैं। और ये पहले यहाँ पे कैंप्स नहीं थे, पहले टेंट्स नहीं थे, अब कुछ सालों से ये हम देख रहे हैं कि कैंप्स हैं। आप इससे पहले, यानी कैंप्स लगाने से पहले, ये फैसिलिटी देने से पहले क्या करते थे? जी, मैं होटलों पे कुकिंग करता था। अब ज़िंदगी बदल गई है? हाँ बिल्कुल। पहले जो कमाते थे ज़रा वो कम था, कहीं पे मुलाजमत करें, अब ये आपका अपना काम है। ये अभी अपना कारोबार है, अपना कुछ, या किसी की बात नहीं सुननी, कोई नहीं करना। पर डे के हिसाब से कितने चार्जेस आप लेते हैं? लड़के आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, तो क्या हिसाब किताब? तो सर हम लेते हैं तकरीबन 2000-2500 रुपया बड़े खेमे का। उसमें तकरीबन 4 मैट्रेस होते हैं, तो उसके साथ वैसे बिस्तर, अगर एक आदमी इजाफा हो जाए तो उसको मैट्रेस भी दे देते हैं। और हाँ, तो अगर रहना चाहे तो 5-7-8 आदमी भी रह सकते हैं इसमें। महीने में कितना कमा लेते हैं आप इन कैंप्स के जरिए? सर अभी तो हमारा सीज़न जो है थोड़ा डाउन जा रहा है, तो सीज़न पीक पे हो तो तकरीबन कम से कम महीने का 2.5-2 लाख रुपए कमा लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, आपका ये बिजनेस इतना अच्छा है, यहाँ पे एक महीने का 2-2.5 लाख रुपए आप कमा लेते हैं। इन खैमों से कितने खैमे आपने लगाए? जी, अभी तो 6 हैं, तो आगे हमारे पास पड़े हैं तो वो हम लगा रहे हैं। ज़बरदस्त, और खैमे लगाएंगे तो इंशाल्लाह और कमाएंगे। जिस तरह इनकी ज़िंदगी बदली है इस एक स्पॉट ने, तो ज़रा सोचिए कि और स्पॉट्स जहाँ पर रोड्स जाएँ, जहाँ पर रास्ता आसान हो, जहाँ पहुँचना आसान हो और जिसकी तशहीर हो, जिसका मीडिया बताए। दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर इन सवात, ताकि मैं बहुत सी लोकेशंस आपको बता सकूं। जब भी एक स्पॉट पर इन्वेस्टमेंट की जाती है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, तो बहुत से लोगों का कारोबार चलता है, बहुत से लोगों का घर उससे चलता है। उशू फॉरेस्ट यहाँ पर एक गाड़ी में ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट बेचा जा रहा है। जो साहब बेच रहे हैं उनसे हम सलाम दुआ करते हैं, गपशप लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है, अल्लाह का करम है, बेहतरीन है। रोज कितनी आपकी यहाँ पे बिक्री हो जाती है? कितने लोग खरीदारी करते हैं यहाँ पे? शुक्र है, बस सेल में फ़र्क है, दुकानदारी है ना, कभी 20,000 15,000 इस रंग एक दिन में। जी। और पीक सीजन हो, टूरिस्ट बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर तो कारोबार ज़्यादा अच्छा चलता है। जी जी बिल्कुल। ओशू फॉरेस्ट के बाद सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर ये है पॉइंट छोटा मोहडन। यहाँ पर दरिया गुजर रहा है एक जानिब से और दूसरे जानिब पर उन्होंने एक मसनूई झील बनाई हुई, वहाँ पर कश्ती रानी भी हो रही है। बहुत खूबसूरत ये पॉइंट और बहुत प्यारा यहाँ का मौसम। छोटा मोहडन इसलिए कहते हैं क्योंकि तकरीबन 2 घंटे बाद स्पॉट है मोहडन का, उसके बाद है लेक सैफुल्ला। लेकिन यहीं पर आकर हम अब रुक गए हैं, चूँकि मौसम इतना सुहाना, इतना प्यारा कि दिल कर अब आगे ना जाए, कुछ देर यहीं पर रुकते हैं और एंजॉय करते हैं। छोटा मोहडन, यहाँ पर झील, बड़ा मजा आ रहा है, खूबसूरत मौसम है, एक तरफ बहता दरिया है, पहाड़ है और अब हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। तो अब यहाँ से हम लेंगे आपसे इजाजत। जाना तो था आगे, लेकिन अब करेंगे थोड़ा सा आराम, पियेंगे चाय, इस मौसम को एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज।
तो जनाब शुएब को देख के लग रहा है खूब इन्होंने एंजॉय किया है ना। तो आप भी जाएं और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज़ हों। और सबसे अच्छी बात है कि सहूलियात बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते जब सहूलियात की हम बात करते हैं तो अगर ऐसा हो जाए कि सहूलियात थोड़ी सी महंगी हो जाए तो होता यह है कि बहुत सारी चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे हम बात करें घर की तामीर की, घर यानी छोटा हो या बड़ा हो, कहते हैं कि घर अपना होना तो किसी जन्नत से कम नहीं होता, लेकिन अगर घर की तामीर पर ज़्यादा खर्चा आ जाए तो परेशान हो जाते हैं। अब ऐसा ही होगा क्योंकि बजट पास होने से पहले ही स्टील की कीमत में 5,000 रुपये फी टन इजाफा किया गया है। कीमत 1.5 लाख रुपए फी टन से भी तजावज़ कर गई है। गुज़श्ता 1.5 माह में स्टील की कीमतों में तीसरी बार ये इजाफा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सिविल इंजीनियर रिजवान साहब ने। रिजवान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। वो कहते हैं ना कि घर तिनकों का भी हो और अपना हो तो बड़ा सुकून रहता है, लेकिन अब ये है कि स्टील महंगा हो गया। अगर कोई एक कमरे या 2 कमरे की अपनी छत बनाना चाह रहा है तो एक अंदाजन रफली आइडिया क्या है कि उसकी तामीर में कितना स्टील इस्तेमाल होता है? जी, जैसा कि आपने बताया है कि स्टील की कीमतों में इजाफा हुआ है। स्टील के साथ साथ हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसमें सीमेंट, बजरी, रेत और ईंट, ये जो बेसिक मटेरियल हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, इनकी मटेरियल जो हैं ये पिछले 1.5 माह के अंदर तकरीबन 20 गुना जो 20% तक जो है ना ये बढ़ गई हैं। सरिया जो हम ईद के लॉकडाउन से पहले हम 127 रुपये में खरीद रहे थे, उसकी कीमत 2 से 3 बार बढ़ने के बाद 150 रुपये तक अब पहुंची हुई है। इसी तरह रेत जो है उसकी जो गाड़ी है वो तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये महंगी हो गई है। बजरी जो है उसकी 2,000 रुपये महंगी हो गई है। ईंट जो हम 8200 रुपये में ले रहे थे अभी हमें 9500 में मिल रही है। दूसरी चीज़ों की महंगाई के साथ साथ कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है ना वो भी बढ़ गई। जैसे कि आप बात कर रही थी कि एक गरीब आदमी के लिए घर बनाना जो मुश्किल हो गया है, हम इसमें बिल्कुल आपके साथ एग्री करेंगे, क्योंकि 5 मरले का घर जो पहले हमारे पास 35 लाख रुपए में तकरीबन हमारे पास बन रहा था, इसकी कॉस्ट जो है ना 6 से 7 लाख रुपए बढ़ के 41 से 42 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो है सबसे ज़्यादा कीमत बढ़ने की वजह से जो छोटी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की उसको अफेक्ट हुआ है। बड़ी इंडस्ट्री जब एमनेस्टी स्कीम मिलने के बाद उनको कुछ रिलीफ नज़र आ रहा था, तो उसके बाद जब अब लॉकडाउन की वजह से इंपोर्ट के बहाने, ब्लैकमेलिंग, इस तरह के मुख्तलिफ बहाने लगाने की वजह से जो कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से जो छोटी इंडस्ट्री है उसको बड़ा इफेक्ट हुआ है। गरीब आदमी के लिए घर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिन्होंने घर शुरू किए हुए थे इन 1.5 माह में, उनके लिए तो ये गैर मुतवक्का तौर पर रेट बढ़ने की वजह से वो बड़े परेशान हैं। तो ये जो मसाइल हैं इस पर गवर्नमेंट को जो है ना तवज्जो देनी चाहिए, उनको रेट को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। नवंबर 2020 तक जो पर टन प्राइस थी वो 1,10,000 से 1,13,000 थी, और अभी हम तो सिर्फ बात करें कि अभी 5,000 बढ़ी है, लेकिन टोटल जंप अब तक 38 से 40,000 तक हो चुका है। आपने तो कहा, बल्कि महक ने भी कहा और आपने भी, कि गरीब के लिए घर बनाना मुश्किल। मैं तो ये समझता हूँ गरीब तो घर बनाता ही नहीं है। गरीब कहाँ घर बना रहे हैं सर? ये तो जो घर बना सकते हैं, जिनकी सकत है, उनके लिए भी मुश्किल हो गया है। जी जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो घर बनाने की सकत रखते थे उनके लिए भी मुश्किल हो गया है, और उनको जो लोग हम इस 1.5 माह में कह रहे थे कि हम डबल स्टोरी मुकम्मल घर करके शिफ्ट हो जाएंगे, वो भी सिंगल स्टोरी घर बना के, मैंने बहुत से लोग वैसे देखे हैं जो सिंगल स्टोरी बनाकर उसमें शिफ्ट होने में मजबूर हो चुके हैं। ठीक सर, आप मुझे बताएं कि हम तो थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे जब ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अनाउंस हुई। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, बैंक्स को ऑन बोर्ड लिया गया है, आसान शराइत पर कर्जे दिए जा रहे हैं, कम शरह सूद है, तो लोग ज़रा रिलैक्स हुए, सैलरीड पर्सन स्पेशली, कि चलो हम अब घर बना सकेंगे। लेकिन जो लोन मिल रहा है, जिस पर बात हुई, और वो लोन अगर हम लेते हैं तो हम तो उस लोन में घर ही नहीं बना पाएंगे, उसमें तो हम वो कंस्ट्रक्शन कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब ये प्राइसेस बढ़ती हैं और जो बढ़ रही हैं, तो ये जो स्कीम आई थी ये भी मुतासिर होगी। स्कीम है, अच्छी है, लेकिन लोग घर बना नहीं पाएंगे उतने पैसों में जो हुकूमत दे रही है। जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो नया हाउसिंग वाली स्कीम थी ना, वो अभी तक तो कागजों पे नज़र आ रही है। अमली तौर पे इस पर कोई जो है ना, ये अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि इनको तेज़ होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन से पहले इनके वादे भी यही थे कि हम इसको जो है ना आवाम को घर देंगे, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग बेघर हैं, तो इनको इस पे फासली इस पे काम करना चाहिए था, लेकिन इस पे हुआ नहीं है। फैसलाबाद में भी इधर सुनने में आ रहा था कि जगह हम अलॉट कर रहे हैं, लेकिन इस पे अमली तौर पे कोई काम नहीं हुआ। जगह अलॉट करना एक मामला है सर, की बात, जगह अलॉट करना तो एक मामला है, और दूसरा चले फॉर एग्जांपल आई डू हैव माय ओन प्लॉट,
लेकिन जब मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है तो जो मैंने माइंड बनाया था कि अच्छा यार मैं 25 लाख में 30 लाख में घर बना लूंगा ग्राउंड प्लस 1 या 40 में बना लूंगा, मैं तो नहीं बना सकता उसमें अब। बिल्कुल ऐसी बात है। ये सीमेंट की कीमत आप देखें ना, ये जब से मतलब स्कीमें देनी शुरू की हैं 100 से 150 रुपए कीमत इसकी बढ़ी है, जो रुकने का नाम भी नहीं ले रही अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही है। और फिर हम ये देखेंगे कि जब 1.5 माह में हम देखेंगे तीसरी बार इजाफा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेक यहाँ पर लगेगी, शायद इजाफा मजीद बढ़ जाएगा। रिजवान साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्त रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कराची से खबर देंगे। कराची की मकामी अदालत में पालतू कुत्ते के हमले से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। अदालती हुक्म पर मुलजिम व्हील चेयर पर पेश हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर जिससे मुताल्लिक आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको कराची से खबर है, ये मकामी अदालत में पालतू कुत्ते के हमले से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। आपको याद होगा कि ये मामला हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक आम शहरी को 2 कुत्तों ने निशाना बनाया और जो उनके ट्रेनर जो थे वो सिर्फ खड़े हुए देखते रहे। शायद उनकी ट्रेनिंग इतनी बुरी थी, इतनी नाकिस थी कि वो कुत्ते जब हमलावर हुए और एक के बाद एक कुत्ता जब हमलावर हुआ तो कोई उन्हें रोकने के लिए नहीं आया। और मकामी अदालत में आज इस केस से मुताल्लिक हमने देखा कि सुनवाई हुई है और अदालती हुक्म पर जो मुलजिम हैं वो व्हील चेयर पर अदालत में पेश हुए हैं। हमने शुएब जब इस पर बात की थी तो हमारे साथ जो मौजूद थे उन्होंने यही कहा था कि ये गैर कानूनी है, इस तरह से जंगली कुत्तों को घरों में रखना। अदालत ने मुलजिम से इस्तफसार किया था कि क्या हो गया है आपको कि आप इस तरह के कुत्तों को, यानी जंगली कुत्तों को आप घर में रख रहे हैं, शिकारी कुत्तों को आप घर में रख रहे हैं। जब एक कानून बनाया गया, उस कानून की खिलाफ वर्जी जब होती है तो फिर इस तरह के मामला देखने में आते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि जिस पे हमलावर हुए थे ना वो अदालत तक गए, उन्होंने कानून का सहारा लिया। और जब ऐसे लोगों को आप कटहरे में लाते हैं तो यकीन करें बहुत सारे लोगों को सीख मिलती है, क्योंकि स्पेशली कराची में ये बहुत आम हो गया है कि कुत्तों का काटना, उसके बाद जनाब लोग खामोश हो जाते हैं, कोई इस पे आवाज़ नहीं उठाता। जब हम पालतू कुत्ते की बात करते हैं तो पालतू कुत्ते का मतलब ही यही होता है कि आपने उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है, आपने उसको इतने अच्छे तरीके से पाला हुआ है कि किसी भी आम शहरी पे या किसी भी राह गुजर जो भी है उस पर वो हमलावर ना हो सके। जब हम कहते हैं कि कुत्ता काट लेता है तो आगे से अमूमन सुनने को मिलता है कि शहरी ने कोई उसके साथ छेड़छाड़ की है तो तभी उसने काटा। लेकिन जब हम ये वीडियो देखते हैं तो देखिए वो कितने सुकून से जा रहा है, एक कुत्ता भागता हुआ आता है, उस पर हमलावर हो जाता है। और जब आप ऐसे शिकारी कुत्ते या जंगली कुत्ते अपने घरों में रखते हैं तो फिर इस तरह के नुकसानात भुगतना पड़ते हैं। मेरा तो सिर्फ सवाल इतना सा है कि अगर ये मुलजिम इतना शदीद बीमार है, ज़ेरे इलाज है, मुख्तलिफ दौरे पड़ते हैं, कभी सांस बंद हो जाता है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इतने मसाइल हैं, शिकारी कुत्ता क्यों पाला हुआ था आपने? इफ़ यू कांट टेक केयर ऑफ दैट तो क्यों पाला हुआ था? एनीवेज इन सारे सवालों का जवाब तो मिलेगा, लेकिन जाहिर है ये मामला कोर्ट में है तो लेट्स सी इस पर आगे चलकर क्या होता है। और कुत्ते को भी तहवील में उन्होंने लिया है, तफ्तीशी अफसर ने कहा कि कुत्ता तहवील में ले लिया गया है। अब लेट्स सी इससे मुतालिक आगे चलकर हम क्या देखते हैं, क्योंकि कुछ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ये भी कहते हैं कि कुछ कवानीन की कमी भी है, कुछ लाइसेंस का भी इश्यूज हैं, क्योंकि शिकारी कुत्ता घर पे इस तरह रखा जा नहीं सकता विदाउट ट्रेनर। अगर हो या ट्रेनर अगर ट्रेंड नहीं है तो मामलात ऐसे हैं कि इस पर पेनल्टी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस तरह के जानवरों को घरों में रखते हैं तो उनकी ट्रेनिंग या उनके जो ट्रेनर होते हैं वो खुद ट्रेन हो, तभी आप इस तरह के जानवरों को घर में रखने के हामी हो या मिजाज अपना बनाएं। अदरवाइज आप शिकारी कुत्ता नहीं होना चाहिए। अगर अदरवाइज अगर सिर्फ आप अपने शौक के लिए रख रहे हैं ना तो किसी फार्म हाउस में रख लें, शहरी आबादी से दूर रख लें, जोजो जैसा कुत्ता रख लें, उस जैसा कुत्ता रख लें। आगे बढ़ते हैं जनाब और आपको बताएंगे कि पहाड़ों का बेटा अली सतपारा तो चला गया लेकिन अपने बहादुर बेटे को वो पीछे छोड़ गए। वालिद की तरह बेटा भी जो है खतरों का खिलाड़ी निकला है। कौम के हीरो कोहपेमा अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा आज दोबारा से K2 सर करने की मुहिम पर रवाना होंगे। गैर मुल्की कोहपेमा और मकामी टीम भी उनके साथ होगी। चंद रोज़ पहले कोहपेमा समीना बेग भी K2 सर करने के सफ़र पर निकली थी, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, जिन्होंने ये कहा था कि ये मौसम ऐसा होता है कि कोहपेमाओं को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। और ये जब K2 सर करने के लिए निकलते हैं ना तो यकीन करें इनके जहन में एक ही चीज़ होती है कि नाम रोशन करना है पाकिस्तान सरजमीन का। बेशक ज़रा ये एडवेंचरस लोग हैं, इट्स नॉट एट ऑल एन ईजी थिंग टू डू। ये बहुत टफ, बहुत मुश्किल है और ये जो करने की ख्वाहिश रखता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, हिम्मत तो चाहिए, हौसला, पर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। अब हम बिल्कुल दुआ करते हैं समीना बेग के लिए भी, हम दुआ करते हैं साजिद सतपारा के लिए भी कि वो K2 सर करके हैं, फिर इंशाल्लाह हमारे बनेंगे वो मेहमान। ब्रेक लेंगे, वापस आए विद अस।
नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। एक कहानी आपके सामने रखते हैं, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसके सर पर बेटियों की शादी की जिम्मेदारी थी और पाँव जवाब दे गया तो उस बाप की ज़िंदगी जीते जी रोग में बदल गई। शेरशाह के रिहायशी अब्दुल गफ़ार, कुछ ऐसा ही दर्द झेला उन्होंने, मजबूर हुए वो, लाचार हुए वो, परेशान हुए वो। दुख भरी उनकी कहानी, शाहनवाज कादरी की ज़बानी। बैठता हूँ, वजन उठाता हूँ थोड़ा बहुत, जब खून निकल जाता है। पाँच साल से जिल्द की बीमारी में मुब्तला शेरशाह का 65 साला अब्दुल गफ़ार किसी मसीहा का मुंतज़िर है जो इसके दर्द को दूर करने में मदद करे। ऐसा हो जाता हूँ 15 दिन तक मैं चल भी नहीं सकता, मंजे में पड़ा रहता हूँ। बाइदा पेशाब भी मैं ऊपर ही करता हूँ बोतल, इतना मजबूर हो जाता हूँ। डॉक्टर बजाओ 150-200 रुपये पट्टियाँ ले लेते हैं। अब गरीब आदमी कहाँ से लाए इतना पैसा। जब अब्दुल गफ़ार सेहतमंद था तो 5 बेटियों की शादी की। अब मज़ीद 2 बेटियों की रुखसती सर पर है। अहलिया को दिन रात यही फिक्र खाई जा रही है। जीना में लेकर जाती हूँ तो फिर वहाँ पे पास पैसे तो लगते हैं ना, 1000 रुपये जेब में डालूंगी तो वहाँ पर जाऊँगी, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी भी मेरी 2 बेटियों की शादी है। एक बेटी तो मेरी खुद भी बीमार है, उसके सीने में रसोली है। अहले खाना के मुताबिक सरकारी अस्पताल में गफ़ार का इलाज तो मुमकिन है, मगर इनके पास दवाइयों और डॉक्टरों की तजवीज़ करदा खुराक के लिए भी पैसे नहीं। मुखय्यर अफराद इस ख़ानदान की मदद करें तो इन्हें इस मुश्किल से निजात मिल सकती है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा हमने खबर दी थी कि पंजाब पुलिस ने अपने एहलकारों की सेहत की प्रोफाइलिंग और ड्रग टेस्टिंग का फैसला किया था। तो इस फैसले पर कितना अमल हुआ है, कोई एहलकार क्या मुनशियात का आदी तो नहीं पाया गया? इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DIG ऑपरेशंस पंजाब पुलिस सुहेल सुखेरा साहब ने। सुखेरा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये हेल्थ प्रोफाइलिंग का फैसला तो बेहतरीन था, क्या कुछ फिगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि अब तक कितने एहलकारों के टेस्ट कर लिए गए हैं? जी थैंक यू वेरी मच। ये हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ इसके फिगर्स हैं और ये एक परपेचुअल प्रोसेस है जिसमें डेली बेसिस पे इनके टेस्ट किए जा रहे हैं और उसके रिज़ल्ट्स के बेस पे फिर इनको इनकी प्रोफाइलिंग भी हो रही है और इनको शो कॉजेज़ भी इशू हो रहे हैं टू जस्टिफाई और टू एक्सप्लेन देयर पोजीशन। आपने कहा शो कॉज जारी हो रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन सर? कि इन टेस्ट में से कितने एहलकार ऐसे हैं जिनको आपको शो कॉज देना पड़ा है ड्यू टू द रिपोर्ट? उसमें यह है कि जिस भी ऑफिसर का कंटेंट जिसमें पाया जाता है इसका नारकोटिक्स का, तो अच्छा। उसको उस रिपोर्ट के साथ ही एक्सप्लेनेशन इशू होती है और देन दिस इज प्रोसेस। कितने टेस्ट हुए सर टोटल अब तक? आपने कहा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हुए, कितने टोटल टेस्ट हुए अब तक? ये ऑलमोस्ट 2000 से एक्सीड कर गए हैं जी। और इन 2000 में से कितने ऐसे निकले हैं जिनको शो कॉज देना पड़े, जिनमें कुछ पाया गया है? ये तकरीबन 2 से 3% के करीब ऐसे लोग हैं जिनमें कॉन्टैक्ट्स हैं, वो कॉन्टेंट्स हैं और कुछ की ज़रा फर्दर भी उसकी रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टिगेशन की कि जो हम लोग एक्सपर्ट से उसके ओपिनियन भी लेंगे, लेकिन 1 से 1.5% जो हैं वो कंफर्म केसेस हैं जिन्हें एक्सप्लेनेशन और सब्सिक्वेंटली शो का इशू होगा और उनको फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। ज़्यादा परसेंटेज किस डिस्ट्रिक्ट से आई है सर? I would rather restrain myself from disclosing this thing। वो फिर एक टैबू सा थोड़ा सा है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में ही ऑल ओवर द पंजाब इसकी ये कर रहे हैं स्क्रूटनी, प्रोफाइलिंग, दोनों मेंटल भी और जो ये ड्रग्स के यूज़ कर रहे हैं लोग उनकी भी। तो इट्स अक्रॉस द प्रोविंस
हाँ सोहेल साहब, ये इकदाम बड़ा अच्छा है क्योंकि हम देखते आएंगे पंजाब पुलिस में कल्चर की तब्दीली की बात होती है लेकिन वो तब्दील नहीं होता, सिर्फ वर्दी तब्दील होती है। लेकिन ये जो तब्दीली है ये बड़ी मुनफरिद है और बड़ी अच्छी है। आप कह रहे हैं शोकॉज नोटिस जारी हुए हैं, तादाद भी आपने बता दी है। कोई अहलकार जब मनशियात का आदी होता है तो उसकी बेहतरी की जानिब कोई ना कोई प्लान बनाया जाता है। पंजाब पुलिस में हम ऐसा कुछ देखेंगे? जी डेफिनेटली, जैसे कि आप लोग हमें हमेशा टाइम देते हैं टू एक्सप्लेन आवर पोजीशंस और जो नई डेवलपमेंट्स जो पब्लिक सर्विस के लिए इनाम गनी साहब हमारे जो आईजी हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका एक विजन है कि जो पुलिस है उससे हमें पब्लिक सेंट्रिक करना है। जो हमारा प्राइम मोटिव है वो है टू फैसिलिटेट द पब्लिक और उन्हें हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी कमोडिटी है वो हमारी पब्लिक है। तो उसमें हम लोग इस पे कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं। इनाम गनी साहब का एक विजन है कि जैसे केपी में और वेस्ट में लोग एग्जांपल्स देते थे, तो हम इंशाल्लाह पंजाब पुलिस को भी उस स्टेज पे लेके आएंगे। तो उसमें डेफिनेटली जब आपने किसी चीज़ की बेहतरी की कोशिश करनी है तो उसमें आपको पहले अपने आप को हमारे जो पब्लिक है, हमारे जो सिटीजन्स हैं ऑनरेबल, इनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा इन अ वे कि कम अज़ कम आपके ऊपर कोई फिंगर रेजिंग ना हो। जब आप क्लिनजिंग अपनी डिपार्टमेंट की होगी तो फिर उसके बाद आप अक्रॉस द बोर्ड करेंगे तो लोग भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। जैसे कि आप हमेशा हमारे बहुत काइंड हैं कि जो भी हम कोशिश करते हैं आप उसको सराहते हैं, जिससे हमारी और हमारी पूरी फोर्स की बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो अभी सिचुएशन ये है कि जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है उसमें जब आप एक्सप्लेनेशन इशू करेंगे तो नेचुरली लोग उसको ज्वाइन करेंगे और उसमें फिर इट्स अ लिटिल प्रोसेस जिसमें लोग अपने आप को फिर एडमिट भी कराएंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में और जो प्रूव कर देंगे कि दे हैव लेफ्ट दिस मिनिस, तो उसमें फिर सब्सिक्वेंटली उनको चांस ज़रूर दिया जाएगा कि वो अगर अपने आप को रेक्टिफाई कर लेते हैं तो वो फिर ज्वाइन करें। लेकिन फॉर नाउ क्योंकि इट्स अ मिसकंडक्ट तो उस पर उन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा और जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं वो फेस करने पड़ेंगे। अच्छा सुहेल साहब, एक और चीज़, जिनको शोकॉज नोटिस जारी हुए हैं वक्ती तौर पे क्या उन्हें भी यही कहा गया है कि अभी वो अपनी नौकरी पे नहीं आ सकते, उनकी नौकरी भी बहाल नहीं है, जिनको शोकॉज नोटिस अभी आपने बताया कि दिए गए हैं? जी एक्चुअली ये थोड़ा सा इसमें लीगल प्रोसेस होता है, प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं जिसमें टाइमलाइंस हैं। जब आप शोकॉज के जवाब का इंतजार करेंगे तो उसमें आपको फिर उसको मिनिमम टाइम प्रोवाइड करना पड़ता है कि आप इसमें अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है तो फिर आप उसे बताते हैं कि भाई आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसके बाद फिर शो का इशू होता है। फिर थोड़ा सा उसका प्रोसेस है इंक्वायरीज का, लीगल प्रोसेस, तो वो अडॉप्ट करके तो उसको उसके लॉजिकल एंड तक लेके जाया जाता है। जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर सर, अगर टेस्ट किया गया है और ये पाया गया है कि वो ड्रग एडिक्टेड था या वो इस्तेमाल करता है, तो शो कॉज के बाद आपको लगता है कोई ऐसा तरीका हो सकता है वो सेटिस्फाई कर सके? बिकॉज गलत तो गलत है, वो सेटिस्फाई कैसे करेगा? शो कॉज का ऐसा क्या जवाब देगा कि जिस पर आप लोग कहेंगे कि ठीक है, इट्स फाइन? आई एग्री ब्रदर, बट जब एक ऑथेंटिकेटेड लैब ये प्रूव कर दे कि आप नारकोटिक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो देन उसकी जस्टिफिकेशन जो भी वो एक प्रोसेस है उसमें ठीक है, वो सिर्फ एक प्रोसेस है, वो सिर्फ एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन सर ये अच्छी बात है कि इस बारे में सोचा भी गया, काम भी किया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है ये फोर्स की बेहतरी के लिए किया जा रहा है, ये माशरे की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। आप लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की तरफ भी उनको लेकर जाएंगे, ये बहुत अच्छा प्लान है। सर ये तो हमने बात की है ड्रग एडिक्शन की और जो भी ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि हम बात हेल्थ प्रोफाइलिंग की भी कर रहे हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की बात भी कर रहे हैं, और मैंने इससे मुतालिक आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था, तो मुझे सर उससे मुतालिक बताएं, ऐसे कितने अहलकार हैं जिनसे मुतालिक ये चीज़ सामने आई है कि दे आर डिस्टर्ब्ड, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, उनको हेल्प चाहिए, साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, दे नीड अ डॉक्टर? बिल्कुल, ये प्रोसेस भी पैरेलल चल रहा है।
उसमें अभी तक नंबर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाई या अलार्मिंग नहीं है। अराउंड 52 इनिशियली हमारे पास सामने ऐसे केसेस आए थे जिन्हें वी थॉट कि इन्हें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, और दैट वाज थ्रू द एक्सपर्ट्स। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नंबर हाई नहीं है, बट जब तक आप टोटल फोर्स को करते हैं स्क्रूटनाइज और उसकी प्रोफाइलिंग भी साथ साथ होती है, तो इसमें डेफिनेटली सर्विस डिलीवरी में इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी कि राइट मैन फॉर राइट जॉब जो है वो होगा। जिसे सिक्योरिटी पे लगाना है, किसने पुलिस स्टेशन में काम करना है, जो स्ट्रेस्ड आउट है, एंग्जाइटी में है, तो आप यू अंडरस्टैंड कि उसमें फिर वो लोगों से भी उस तरीके से बात नहीं करते, क्योंकि वो तो बेचारे खुद दे रिक्वायर हेल्प एक्चुअली, तो वो लोगों से फिर समटाइम्स बदतमीजी भी करते हैं अंडर स्ट्रेस, और उस तरह उनकी मदद नहीं करते जिस तरह वी आर सपोज टू। तो ये परपेचुअल प्रोसेस है। और इनाम गनी साहब जो हैं वो, जैसे कि मैंने पहले अर्ज की, ही इज़ नॉट स्केयर्ड, ही इज़ नॉट शाय टू एक्सेप्ट whatever is जो हमारे साथ हमारी कुताही है, वो बिल्कुल इस पे फोर फ्रंट पे आके उसको एक्सेप्ट करते हैं कि जब तक आप अपनी गलती को या किसी कुताही को या डेफिशिएंसी को खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसका इलाज भी नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू गिव द बेस्ट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट इंशाल्लाह। अच्छा सुहेल साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जितनी तब्दीलियाँ हम पंजाब पुलिस के कल्चर में देख रहे हैं इनाम गनी साहब की मौजूदगी में, आगे मज़ीद ऐसी क्या क्या तब्दीली हम देख सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से इनकी प्रोफाइलिंग करवाना, फिर पूरी तवज्जो के साथ उन पर काम करना, शौक़ देना, उन्हें बताना कि मेंटली स्ट्रेस में नहीं रहना, इसका बराह रास्त ताल्लुक अवाम से है, क्योंकि जब मुहाफ़िज़ स्ट्रॉन्ग होंगे अवाम की हिफाजत बेहतर हो सकती है। मज़ीद क्या क्या प्लान हम देख सकते हैं? जी, इसमें बेसिकली 3-4 डिफरेंट हेड्स में हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने थाने से हट के जो है खिदमत मराकज़ जो इस्टेब्लिश किए हैं। सुहेल साहब कलामी की माज़रत, आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त एक अफसोसनाक खबर आ रही है, नाज़रीन को उससे आगाह करना ज़रूरी है। सिब्बी से खबर है जहाँ दहशत गर्दों ने हमला किया है और 5 FC जवान शहीद हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अफसोसनाक खबर है। सिब्बी से दहशत गर्दों का हमला, 5 FC जवान शहीद हुए हैं। शोहदा में हवालदार जफ़र अली खान, लांस नाइक हिदायतुल्लाह, लांस नाइक नासिर अब्बास शामिल हैं। लांस नाइक बशीर अहमद और सिपाही नूरुल्लाह भी जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने संगान में गश्त पर मामूर अहलकारों को निशाना बनाया है। फायरिंग का तबादला हुआ। दहशत गर्दों का भारी जानी और माली नुकसान भी हुआ है। ISPR के मुताबिक ये डिटेल्स सामने आई हैं। सिब्बी में दहशत गर्दों का हमला, 5 FC जवान शहीद हुए हैं। इंतहाई अफसोस के साथ आपको ये खबर दे रहे हैं कि शोहदा में हवलदार जफ़र अली खान, लांस नाइक हिदायतुल्लाह, लांस नाइक जफ़र अब्बास शामिल है। लांस नाइक बशीर अहमद और सिपाही नूरुल्लाह भी जामे शहादत नोश कर गए हैं। ISPR ज़रा ये बताते हैं कि दहशत गर्दों ने संगान में गश्त पर मामूर अहलकारों को निशाना बनाया और फायरिंग के तबादले में दहशत गर्दों का भी भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। सिब्बी में दहशत गर्दों का हमला बुज़दिलाना हमला ये, जिसमें 5 FC जवान शहीद हुए हैं, जिससे मुताल्लिक आपको इंतहाई अफसोस के साथ अपडेट कर रहे हैं। फायरिंग के तबादले में दहशत गर्दों का भारी जानी और माली नुकसान भी हुआ है। दहशत गर्दों ने संगान में गश्त पर मामूर अहलकारों को निशाना बनाया और जब फायरिंग हुई है, इस फायरिंग के तबादले में दहशत गर्दों का भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। ISPR ज़रा ये बताते हैं कि शोहदा में हवलदार जफ़र अली खान, लांस नाइक हिदायतुल्लाह, लांस नाइक नासिर अब्बास शामिल हैं। और इस खबर पर जाने से पहले DIG ऑपरेशंस पंजाब पुलिस सुहेल सुखेरा साहब साथ मौजूद थे और गुफ्तगू करते। सुहेल साहब, कमिंग बैक टू यू अगेन, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। कैसे इससे सिस्टम बेहतर हो सकता है, कैसे आवाम की खिदमत और बेहतर हो सकती है ड्यू टू दीज स्टेप्स? प्लीज़ कंटिन्यू सर। जी, इसमें जो मैं अल्लाह ताला ये कुर्बानी हमारी फ़ौज की और पुलिस की और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की कबूल फरमाएँ। ये एक्चुअली ये 5 अफराद या नहीं शहीद हुए, ये बेसिकली 5 फैमिलीज़ हैं जो सफ़र कर रही हैं। बिल्कुल सही बात। अल्लाह ताला हमें सबको हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन आमीन। तो ब्रदर, ये जो हमारे टारगेट्स थे वो बेसिकली ये थे कि जिस चीज़ से पुलिस के ख़िलाफ़ लोगों को शिकायत थी, शिकवे थे, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको फिर रेक्टिफाई किया जाए।
तो जैसे कि मामूली चीज़ों के लिए आपको थाने में जाना पड़ता था, तो पीपल वर हेजिटेंट और थोड़े से रिलेक्टेंट होते थे कि जी थाने में कौन जाए, और मैं तो कभी थाने में गया नहीं और इस किस्म की गुफ्तगू। तो हमने उन्हें सर्विस सेंटर्स प्रोवाइड किए हैं, खिदमत मराकज़, जहाँ पर वो एक अच्छे कॉर्डियल माहौल में और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के अपने जो छोटे काम है, फॉर इंस्टेंस रजिस्ट्रेशन और ये वो, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, उसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं इंशाल्लाह। दूसरा जो लाइसेंस वगैरह जो है उसके लिए था, तो उसको भी इसी तरह हमने फैसिलिटेट किया है कि लोग ख्वारी के बजाय वो ऑनलाइन टाइम लें और प्रिसाइज टाइम पे जाके टेस्टिंग करें। वन विंडो ऑपरेशंस हैं वो हम लोग इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं। इसी तरह जो रजिस्ट्रेशन का एक इशू था बड़ा मेजर है, उस पर हम अभी काम मज़ीद भी कर रहे हैं। जो लोगों के जायज़ पर्चे दर्ज नहीं होते थे, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, उसमें काफ़ी ज़्यादा हम एम्फसिस कर रहे हैं, उसका फॉलोअप हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पुलिस स्टेशन थे, उनमें भी बहुत सारे पुलिस स्टेशन ऐसे थे जहाँ पर आप जाते थे तो फर्नीचर वगैरह और इस किस्म की वो एनवायरनमेंट ऐसा होता था कि लोग, और ख़ास तौर पे हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। तो उनके लिए हमने ऐसा एनवायरनमेंट कंड्यूसिव बनाने की कोशिश की है कि वो एक तो थाने में अगर आएँ तो उन्हें फैसिलिटेशन हो, उन्हें चीज़ से खाइफ ना हो, उन्हें किसी किस्म की हेजिटेशन ना हो। और दूसरा, ये खिदमत मराकज़ के तहत अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने पुलिस स्टेशन जाने की बजाय उस खिदमत मरकज़ में जाके भी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। और वो आपका लोकल थाने का ज़रूरी नहीं है कि उस थाने में ही वो खिदमत मरकज़ हो, वो दूसरे शहर में भी हो सकता है। यानी लाहौर में अगर किसी को इशू है और वो यहाँ पे बच्ची वो खाइफ है, तो शी कैन गो टू रावलपिंडी, जो उसका घर अगर है, या किसी भी दूसरे शहर में, तो वो उस शहर में जाके भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। और सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सोहेल सुखेरा साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके, प्लीज अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। जी, बस ये इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह अवाम हमसे खुश होंगे, इंशाल्लाह। अप्रिशिएट ये गैप खत्म होना चाहिए सर, पुलिस और अवाम के दरमियान जो गैप है ना, ये कम होना चाहिए। आप उसके लिए कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। किसी भी चीज़ का खो जाना, या ख़ास तौर पर किसी बहुत करीबी, बहुत अपने की मौत वाक़ हो जाना, गम का एक मरहला होता है। बल्कि कहना ही चाहिए, गम के मुख्तलिफ मराहिल से वो शख्स गुज़रता है जिसका अपना प्यारा दिल के करीब चला जाए। हम अमूमन ज़्यादा दुखी तब होते हैं जब किसी ऐसे शख्स को खो देते हैं जिसे हम एक लंबे अरसे से जानते हैं, ताल्लुक़ ज़्यादा होता है, ज़्यादा करीबी होता है, हमारी बहुत मेमोरीज़ एक साथ होती हैं। किसी करीबी के इंतकाल के फ़ौरन बाद हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोग कुछ दिनों तक एक बेयकीनी की कैफियत में रहते हैं। जब सुबह उठते हैं यकीन ही नहीं होता कि वो शख्स जा चुका है। जैसे पहले पुकारते थे वैसा ही पुकारना चाहते हैं। अगर साथ बैठ के खाना खाते थे, टेबल पर वो शख्स नहीं है, तो इस उम्मीद के साथ खाना स्टार्ट करते हैं कि अभी कहीं से आ जाएगा यहाँ पर। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी तवील और शदीद बीमारी के बाद जब मालूम हो कि उनका अपना चंद ही घंटों का मेहमान है, तब भी यकीन ही नहीं आता कि वो चला गया, या हम ये यकीन करना ही नहीं चाहते कि वो चला गया। ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उन पर एक कैफियत तारी हो जाती है। आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे कि जब ऐसी कैफियत तारी हो जाए, एक तो वो क्या कैफियत होती है, कैसे इसे ओवरकम किया जा सकता है। बात करेंगे इस पर इस वीडियो पैगाम के बाद। तो ये वीडियो पैगाम हमने आपको दिखाया, ये छोटी सी वीडियो लेकिन एक बहुत बड़े सबक पर मुश्तमिल। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहा साबरी मौजूद है इस मामले पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। और ये हकीकत में हमने देखा है वीडियो देखने के बाद, शायद बहुत सारे लोगों के दिलों में ये बात हो कि हाँ, हमारे तो इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हैं और हम उन पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब अपने बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तों को खो देते हैं, चाहे वो आपकी माँ है, बाप, बहन, भाई, बेटा, बेटी, उसी वक्त खामोश हो जाते हैं। वो खामोशी एक तवील लंबी खामोशी होती है, कई साल तक वो लोग नॉर्मल नहीं हो पाते। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या मशवरा है और जो उनके इर्द गिर्द हैं उन पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है? बिल्कुल। तो आजकल इस वबा की वजह से भी बहुत सारे घरानों में अमवात पेश आ रही हैं।
और ये जो किसी अजीज से जुदाई का गम है ना, ये कह लें कि इंसानी कैफियत का एक वन ऑफ द बिगेस्ट वो सोर्सेज होता है परेशानी का। और एक थोड़ा सकाफी तौर पे एक हमारे यहाँ एक रिवाज है और उसके फ़वाइद भी हैं कि जो जिनके घर मौत हुई है, जो भी हुआ है, तो उनमें आगे उनके साथ आके बैठना, सपोर्ट करना। लेकिन कभी कभी जो हमारे तरीक़ेकार होते हैं वो मनफी साबित होते हैं। जैसा लोगों को बोलना कि रो नहीं, जैसे लोगों ने बस 3 दिन के बाद बस अब बात ख़त्म हो गई। तो सबसे पहले जो हमें करना है कि हमें इन चीज़ों को तब्दील करना है। जो आपस के लोग हैं, हमें जिस घर में मौत पेश आई है, जिस घर में लोग परेशान हैं इस वजह से, सबसे पहले हमें जाके उनसे मनफी बातें नहीं करनी, जैसे कि बस थक चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, या फिर बस आप बस 3 दिन हो गए हैं, आप बस सोग बनाना बंद करो। तो इन जब चीज़ों से क्या होता है, और ये बाज़ लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। एक कुछ लोग होते हैं जिनके दिल जो बहुत करीब होते हैं जानने वाले के, तो उनका जाना उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो उनको थोड़ा ज़्यादा वक्त चाहिए होता है और इजहार करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं तहा सिर्फ यही आपसे पूछना चाहती कि इजहार के लिए भी तो एक सही बंदा आपके साथ मौजूद हो ना, आप तब भी उसे अपने दिल की बात कहते हैं, वरना आप हर किसी से अपना गम तो शेयर नहीं करते। बिल्कुल, और ये अमूमन मर्दों में और भी मुश्किल होता है, बिकॉज हमारे माशरे में मर्दों पे एक ये प्रेशर होता है कि मर्द रोता नहीं है। हाँ, कि ताकतवर जो मर्द होता है वो बात अंदर रखता है, लेकिन फिर मसला होता है कि वो बात निकलती तो है। जिस तरह आपने इस वीडियो में देखा, वो अपने काम में इतना लग गया कि जो उसके अजीज अभी भी हयात हैं उन पे भी तवज्जो नहीं दे पा रहा, तो उसके रवैये मनफी होने शुरू हो गए। उसी तरह गुस्से के जरिए निकालते हैं फिर। सो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये कुछ लोग स्पेशली जो मर्द हजरात हैं उनको इजहार करने का मौका नहीं मिलता। तो जो भी आपस में लोग हैं उनको हौसला अफजाई करनी चाहिए कि यार मुझसे बात करो, सही जो भी तुम्हारे दिल में है इजहार करो, अंदर ना रखो। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत अहम है। तहा कुछ लोग जो इस फेज से गुजर रहे होते हैं खामोश तो हो जाते हैं, कांटेक्ट भी ख़त्म कर देते हैं। कुछ ऐसे केसेस चूँकि मेरी नज़र से गुजरे हैं कि ऐसा लॉस हुआ कि उसके बाद उन्होंने बात करना छोड़ दी अपने फैमिली मेम्बर से, अपने अजीज़ व अकारिब से। और वो जो ज़ाहिर फैमिली मेम्बर्स वो तो बहुत प्यार करते हैं, वो तो कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि उस शख्स को उस फेज़ से निकालने में मदद करें, लेकिन वो शख्स जो उस फेज़ में है वो बात नहीं कर रहा। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, जबकि आप चाह भी रहे हैं कि आप हेल्प करें और वो शख्स बिल्कुल बात नहीं कर रहा बल्कि बात करने पे और रिएक्ट कर रहा है? व्हाट टू डू देन? बिल्कुल। सो इसमें शुएब, इजहार करने के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बात करना एक तरीका है। ओके। अगर आपको लग रहा है कि यार वो बात नहीं कर रहा, तो उनको बोले यार चलो कुछ लिख लो, अगर तुम्हें लिखने का शौक है, या फिर कोई बच्चा है कुछ ड्राइंग बना लो, है ना, कुछ इस तरह करके बना लो ताकि इजहार हो। लेकिन असल जो चीज आपने देखनी है कि कितने अरसे तक ये कैफियत रहती है। अगर लेट्स से कि एक हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं, जो इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं 3 हफ्ते हो गए हैं, 4 हफ्ते हो गए, तब भी इजहार ही नहीं कर रहा और बिल्कुल चुप हो गया, फिर उनको किसी माहिर से मशवरा कराने की जरूरत है, किसी माहिर नफ्सियात से। अच्छा, यानी ताहा आपको लगता है अगर कोई शख्स 3-4 हफ्ते तक इस फेज में चला गया किसी के जाने के बाद, तो फिर साइकोलॉजिकल हेल्प रिक्वायर्ड है? ये ज़रूरी है उसके लिए, ये ज़रूरी है फैमिली के लिए, ज़रूरी है उसकी अपनी हेल्थ के लिए? बिल्कुल। लेकिन अगर लेट से पहले 1-आध हफ्ता ये, तो फिर वो तो नॉर्मल है, उसमें फिर इतना परेशानी होती है। लेकिन अरसा जो है ना, अगर तवील अरसे तक वो उसी कैफियत में मुब्तला है, तो फिर किसी माहिर नफ्सियात से रुजू कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये सोचें कि हम खुद वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, ज़ाहिर है एक्सपर्टीज तो नहीं होती फैमिली मेंबर्स के पास, बट स्टिल अगर सबसे पहले तो खुद ही, क्योंकि ये मसले ऐसे हैं कि अगर घर में आप शुरू में ही एक ऐसा वो क्रिएट करें कि चलो किसी की जुदाई हुई है, किसी का इंतकाल हुआ है, तो जो बाकी लोग हैं वाकई उनकी हेल्प करें कि यार चलो यार बात करते हैं, जो इजहार करो, कुछ नहीं हो, रो, मतलब कि भर के रो, मतलब कोई मसला नहीं। लेकिन अगर फर्ज करें किसी की फैमिली में ऐसी इन्वायरमेंट नहीं है, राइट, कोई ऐसा है नहीं, तो फिर ऑफ कोर्स
किसी माहिर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। अच्छा तहा, अक्सर केसेस में ये होता है कि सामने वाला बात करना चाह रहा होता है, दिल की बात कहना चाह रहा होता है, वो चाहता है कि कोई उसे सुने, लेकिन चाह के भी वो लफ्ज़ उसकी ज़ुबान पे नहीं आ रहे होते। अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसा कोई शख्स मौजूद हो, हम उसको किस तरह कायल कर सकते हैं कि वो हमसे बात करे, हम उसको किस तरह से एतमाद में ले सकते हैं कि नहीं हम उसे सुन सकते हैं, हम उसे सुनने के लिए मौजूद हैं? क्योंकि एक अच्छा लिसनर, अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो यकीनन आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, और इस हुनर को हम कहते हैं हमदर्दी से सुनना। किसी की बात हमदर्दी से सुनना, और उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले उनके जो जज्बात हैं, अपने आप को उनकी जगह रख के उनके जज्बात को समझने की कोशिश करना, एहसास हमदर्दी, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्पैथी। सही, और फिर उनकी बात गौर से सुनना, उनकी बात काटे बगैर, बिला वजह का मशवरा दिए बगैर, मसले की नौयत को कम करे बगैर, बस उनसे सवालात पूछना ताकि वो बात और निकालें। क्योंकि इसमें आपने इस तरह समझा कि उनके जो सर में ना बहुत ज्यादा एक मलबा बना हुआ है, और वो मलबा साफ इस तरह होगा जब वो इजहार करेंगे। तो आपने उनसे इजहार करना है, इजहार करवाना है, सवाल पूछ के, उनको बिला वजह का मशवरा नहीं देना, उनकी बात नहीं काटना, उनको बस आपने हौसला देना कि वो अपनी बस जो भी उनके सर में, उसको जो भी दिल में उसका इजहार करें ताकि वो बोझ कम हो जाए। अच्छा, और अगर कोई भी शख्स अगर इस तरह के किसी ट्रॉमा में मुब्तला है, हमें कैसे पता चल सकता है कि आया वो चिड़चिड़ा हो रहा है, घर खाना नहीं खा रहा, किसी से बात नहीं कर रहा? मज़ीद क्या क्या निशाने कि हम बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा इसके साथ कोई मसला चल रहा है, कोई ऐसी बात है जो कि बोझ बन के इसके ऊपर सवार है? 3-4 मोटी निशानियां हैं। सही, सबसे पहले ये है कि आप देखेंगे कि वो अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा मायूसी हो रही है या बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सही, तो ये आप देखेंगे। दूसरी चीज आप देखेंगे कि वो अपना ख्याल नहीं रख पा रहा, कि वो नहा नहीं रहा, कपड़े नहीं बदल रहा, खाना वक्त पे नहीं खा रहा, अपना ख्याल नहीं रख पा रहा। सही, और तीसरी चीज आप देखेंगे कि उसकी काम करने की सलाहियत में, अगर वो बच्चा है तो पढ़ाई करने की सलाहियत, या फिर अगर वो बड़ा तो काम करने की सलाहियत में कमी आई है। और आखिरी चीज ताल्लुकात मुतासिर होंगे उनके, वो किसी से उनको बात करने का दिल नहीं चाहेगा, वो या तो अकेले हो जाएंगे या फिर गुस्सा करने लगेंगे लोगों पे। और तो ये 4 निशानियां हैं। अगर हम ऐसे शख्स को अकेला छोड़ दें, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एक बच्चा है जिसकी माँ उसके साथ नहीं है, जिसकी माँ इस दुनिया से चली गई है, और वो बच्चा बड़ा खामोश हो गया, और घर में सिर्फ लोग चंद दिनों तक उस पर तवज्जो देते हैं, उसके बाद वो अपनी तवज्जो हटा देते हैं कि ठीक है कि अब वो ज़्यादा उसमें बेहतरी नहीं आ रही है। तो एट द एंड वो बच्चा किस तरह की मेंटली कंडीशन में, या किस स्टेज तक उसकी मेंटली कंडीशन ख़राब हो सकती है? देखिए, अब वो डिपेंड करता है कि माँ का जो एक फिगर होता है बहुत एक अहम एक वो फिगर होता है एक बच्चे के लिए, परवरिश के लिए। तो अगर कोई और घर में है जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कर सकते हैं, माँ की कोई बहन हो या वालदा या फिर कोई पप्पो, तो वो बहुत जरूरी है उसको प्रोवाइड करना। सही, और वो बेसिकली कोई भी माहिर रिप्लेस नहीं कर सकता। सही, तो वो घर से ही आएगा, और वो मतलब कि परवरिश के लिए बहुत ज्यादा अहम है कि कोई वैसा फिगर हो। या फिर अगर बाप ऐसा हो कि बाप में थोड़ी एक नर्चरिंग कैपेबिलिटी हो जो ख्वातीन में पाई जाती है, बाप में अगर वो निस्वानियत हो तो फिर बाप भी वो रोल अदा कर सकता है। बाप पे थोड़ा प्रेशर होगा, लेकिन बेसिकली वो जो रोल है माँ का, वो जो नर्चरिंग रोल है, वो बाप को करना होगा, वो जरूरी है। और बाप को वो निस्वानियत अपने अंदर पैदा करनी होगी, वो फीमेल ट्रेट्स पैदा करनी होंगी, वो ज़रूरी है उस बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहा, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुज़रे थे। बढ़ते हैं आगे, बलूचिस्तान की बात करते हैं। पानी का बहरान नहीं रहेगा क्योंकि सूबाई हुकूमत ने एक बड़ा प्लान बनाया है। सूबे में 49 नए डैम्स बनाए जाएंगे, इसका फैसला हो गया है। मकसद है इसका कि सूबे में ज़ेरे ज़मीन पानी को महफूज किया जाए, पानी की जब भी कमी का सामना हो तो उसका मुकाबला किया जाए। बलूचिस्तान हुकूमत ने इस ज़मन में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में रकम मुख्तस कर दी है और मंसूबे पर काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा।
ये अहम खबर है क्योंकि हम जब भी पाकिस्तान के बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर रिजर्वायर्स तो ज़रा कमी है। हम अक्सर देखते हैं या तो कहीं पर ड्रॉट है, कहीं पर पानी की कमी का मामला है और कहीं कहीं पर हम फ्लड्स देखते हैं। तो इस पानी के सिस्टम को बेहतर करना है, इसको मैनेज करना है। वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपर एरियाज़ में देखते हैं पानी की फरावानी ज़्यादा है, वहाँ पर चश्मे हैं, ग्लेशियर्स हैं, दरिया हैं और उसकी वजह से कभी कभी हम देखते हैं कि सैलाब आता है। जबकि हम नीचे वाली साइड पर सिंध में और बलूचिस्तान में आ जाएँ तो यहाँ पे पानी की कमी का सामना रहता है और फिर ये पानी चोरी के मामले तक पहुँच जाता है। लेकिन जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा बेहतर इक़दामात उठाए जा रहे हैं वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ के जो लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और जब हम सूबाई हुकूमत की बात करते हैं तो सूबाई हुकूमत बहुत ज़्यादा अच्छे प्लान्स पर काम भी करी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने। लियाकत साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ी अच्छी खबर है कि जिस तरह से पानी के हवाले से काम किया जा रहा है, क्या प्लान बनाया गया है, कब से बाकायदा काम शुरू हो जाएगा, आवाम को इसके समरात कब तक मिलना शुरू हो जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे डैम्स के जो समरात है वो तो मिलना शुरू हो गए, लेकिन कुछ हमारे मेजर्स और बड़े डैम्स हैं। बेसिकली बलूचिस्तान गवर्नमेंट का प्लान ये है कि सालाना बलूचिस्तान को जो बारानी पानी हासिल होता है 13 मिलियन एकड़ ये हासिल होता रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ 4.85 मिलियन एकड़ पानी जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 270 छोटे बड़े डैम्स में मौजूद थी। लेकिन बाकी 8.4 मिलियन एकड़ पानी जो है वो ज़ाया हो जाती थी, न इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, न उसको हम स्टोर कर सकते थे, न उससे वाटर टेबल अपलिफ्ट होता था। और ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जो फ्लड में ज़ाया हो जाती थी। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि ये जो 8.4 मिलियन एकड़ फीट पानी है इसको हमने बाहर सूरत स्टोर करना है। तो इस सिलसिले में ऑलरेडी हम तकरीबन जो है इन 3 सालों में 225 छोटे बड़े जो डैम्स के मंसूबे हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं। 205 जो डैम्स के मंसूबे हैं वो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस हैं। और इसके अलावा हमारे मेजर कुछ डैम्स हैं, उनकी जो है बड़ी उसमें नौलांग डैम है, बलूचिस्तान की तारीख है ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग डैम होगा जिससे 5.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी और 74,000 एकड़ फीट जो है उसका कमांड एरिया होगा। इसके लिए बोलान डैम है जिसके लिए तकरीबन हमने 1 अरब रखे हैं, और बासोल डैम है गवादर में। ये हमारे कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। और मजीद नए डैम्स के लिए इस पीएसडीपी में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 7 अरब 77 करोड़ रुपए कॉस्ट उनकी टोटल लागत है और 52 स्कीम्स हैं डैम्स के जो हमने रखे हैं, और 3 अरब 21 करोड़ सिर्फ उसके लिए इस साल हमने एलोकेशन की है। और 18 बेसिन्स पे बलूचिस्तान के जो है हमने मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है। और बलूचिस्तान वाटर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट एक पूरा सिस्टम बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है जिसके तहत क्लाइमेट और वेदर जो चेंज है उसके अपडेट्स हैं, ऑटोमेटिक एक सिस्टम ये भी हमने इस्टेब्लिश किया है। और कोयटा के जो मुजाफात हैं वहाँ पर 6 डैम्स हमारे उस पर काम जारी है। और मजीद एक बहुत बड़ा डैम है हमारा बाबरकच डैम, क्योंकि कोयटा में जो पीने की पानी है उसकी शॉर्टेज है, 24 MDGs उसकी शॉर्टेज है। टोटल हमारा रिक्वायरमेंट 65 है, 41 MDGs अवेलेबल हैं और 24 MDGs जो है इसलिए वो दस्तयाब नहीं है कि कोयटा में जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे चली गई है। उसको अपलिफ्ट करने के लिए बाबरकच डैम की फिजिबिलिटी स्टडी हमने मुकम्मल की है, और मंगी डैम पे जो है उसके काम को एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसी तरह हमारा एक और बहुत बड़ा डैम है बुर्ज अजीज खान जिसपे कुछ इश्यूज हैं, उसके सॉल्व होते ही उसके स्टडी फिजिबल स्टडी मुकम्मल कर दी जाएगी। और इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के साथ इस साल जो है हमने बड़ा एम्फेसाइज किया है डैम्स पे, जिनमें शिंजक डैम है हमारा मेजर बड़े डैम्स हैं। इसके अलावा लसबेला जो कैनाल है उसके रिहेबिलिटेशन के लिए भी ये एक हमारी स्कीम है। तो ओवरऑल इससे बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो विजन है आपको वो महसूस होता होगा कि एक फोकस है 8.4
4 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है जो जाया हो जाती थी उसको हमने स्टोर करना सर, है। आपने 2-3 दफा ये बात की कि पानी जाया हो जाता था ये फ्लड्स में अदरवाइज। एक तरफ हम ये बात आपके मुंह से सुन रहे हैं कि पानी जाया हो जाता था, लेकिन आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंद रोज पहले और आपने कहा, खबरदार किया था कि कराची का पानी बंद कर देंगे, हब डैम को पानी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, हम चूंकि ये नहीं चाहते कि कराची में जो लोग जिनको अब डैम से जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वो वाटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जो है पानी की किल्लत का जो सामना है हमें एहसास है। सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा से हमारा पानी जो है, जो हमारा शेयर है, ड्यू राइट है हमारा, जो इरसा से हमें अलॉटेड है, वो हमें नहीं देते। तो इस सिलसिले में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस इशू को जो है बारहा सिंध गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया, और लेकिन सिंध गवर्नमेंट चूंकि स्टेट ऑफ डिनाइल में रही है, वो हमारा जो पानी है हमारा शेयर देने को तैयार नहीं है। हमारा जो नसीराबाद डिवीजन है वहां पे इरिगेशन पर्पस तो दूर की बात, अब पीने की पानी की किल्लत पैदा हो गई है। तो उस सूरत-ए-हाल को देखते हुए हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया। जब वो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे तो हमें मजबूरन ये कहना पड़ा। अब मामला हल हुआ है? आपके स्टेटमेंट के बाद ये मामला हल हुआ है सर? हल तो नहीं हुआ, थोड़ी सी बेहतरी तो क्या बलूचिस्तान कराची वालों का पानी बंद कर देगा सर? देखिए, अगर सिंध जो है स्टेट ऑफ डिनाइल में रहती है, सिंध हमारे जो बलूचिस्तान की जो ज़रई एरियाज हैं उसको पानी न देने की वजह से अगर वो वीरान हो जाते हैं, वो बंजर हो जाते हैं और हमारे लोगों को नुकसान होता है, हम बालत मजबूरी वो पानी हमें बंद करना पड़ेगा और उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं वो नौबत ही ना आए। थर्ड पार्टी चूंकि वापडा है वहां पे हमने उनको गुजारिश की है कि वो रिकॉन्सिलिएशन के लिए एक मीडिएट करें और कोई अपना किरदार अदा करें। ठीक है, परमानेंट हम उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। लेकिन अभी तक की बात से मैं ये नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो आपने पहले गुफ्तगू की थी, आप आज भी उस पर कायम है। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा मामला रहता है, मामला हल नहीं होते, मीडिएट नहीं किया जाता, तो बहालत मजबूरी बलूचिस्तान कराची का पानी बंद कर देगा। थैंक यू वेरी मच। आप साथ मौजूद मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। कोई ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। आपको अहम खबर देंगे। सिंध असेंबली में हुकूमत ने अपोजिशन के एहतजाज और शोर शराबे के दौरान बजट को मंजूर करवा लिया है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन लीडर को तकरीर का मौका नहीं दिया गया। हलीम आदिल शेख पहले अपोजिशन लीडर है जिन्हें इस हक से महरूम रखा गया है कि वो तकरीर नहीं कर सके। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने पहले इजलास को मुलतवी किया था और फिर सिंध असेंबली में आइंदा माली साल 2021-22 का बजट मंजूर हो गया है। इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे संजय सादवानी ने हमें ज्वाइन किया। संजय बताएगा, सबसे पहले तो हलीम आदिल शेख से मुतालिक मैं जानना चाहूंगी कि उन्हें तकरीर का मौका ही नहीं दिया गया, क्यों, क्या हुआ ऐसा? जी बिल्कुल, हलीम आदिल शेख तारीख के पहले अपोजिशन लीडर हैं जिन्हें सिंध असेंबली में बजट तकरीर का मौका नहीं दिया गया। इससे पहले जो बजट हर साल पेश किया जाता है तो चाहे कितना भी शोर शराबा हो, हंगामा हो, लेकिन अपोजिशन लीडर समेत जो अरकान बोलना चाहते हैं उन्हें यह हक दिया जाता है। लेकिन इस दफा MQM का एहतजाज था। MQM ने एहतजाज के दौरान वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से मुलाकात भी की। उसके बाद MQM का एहतजाज जो है वो जारी रहा। जब इजलास शुरू हो तो MQM शोर शराबा करने लग जाती, हालांकि GDA और PTI इस सारी सूरत-ए-हाल में खामोश मौजूद थे। लेकिन स्पीकर ने धमकियां दी थी कल कि आप अगर इस तरह एहतजाज करेंगे मैं इजलास खत्म कर दूंगा, किसको तकरीर करने नहीं दूंगा। लेकिन अब ये तारीख में लिख दिया गया है कि हलीम आदिल शेख सिंध की तारीख के पहले अपोजिशन लीडर हैं जिन्हें बजट तकरीर का मौका नहीं दिया गया। तो संजय, क्या बजट मंजूर होने की यही वजह है कि अपोजिशन लीडर तो कुछ बोल ही नहीं पाए, ना कुछ वो बोले, ना स्पीकर ने कुछ सुना और पीर तक मुलतवी हो गया इजलास? एक ट्वीट किया, अभी सईद गनी ने एक ट्वीट किया है कि अपोजिशन ने बजट की मुखालफत नहीं की, हालांकि अपोजिशन इस बजट को मुस्तरद कर चुकी है, एहतजाज कर रही है। सईद गनी का लेकिन संजय, आपने तो ये भी साथ ही बताया कि तहरीक इंसाफ जनरली वहाँ पर खामोश रही है, एहतजाज सिर्फ MQM ने किया है। हाँ जी बिल्कुल, आज तहरीक इंसाफ खामोश थी क्योंकि तहरीक इंसाफ को पता नहीं लग रहा कि करना क्या है, क्योंकि अचानक से सिंध असेंबली का इजलास हुआ और 15 मिनट ये टोटल इजलास चला। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी को जो कार्रवाई करनी थी वो उन्होंने कर ली। नए माली साल का जो बजट है उसका कुल
हजम है 14 खरब 77 करोड़ रुपए, जिसको सिंध जी। असेंबली के ऐवान से मंजूर कर लिया शुक्रिया गया है। संजय, आपने अपडेट किया इससे मुताल्लिक। आगे बढ़ते हैं, डायबिटीज की बात करेंगे, डायबिटिक पेशेंट्स की बात करते हैं कि जो पहले चाहते थे कि आम खा सकें, खा नहीं पाते थे, शुगर बढ़ जाती थी, अब वो भी आम का मजा ले सकेंगे। पाकिस्तान में पहली बार आमों की नई 3 इक़साम मुतारिफ कराई गई हैं। टंडोला यार के निजी ज़राई फार्म में शुगर फ्री आम उगाए गए हैं। MH पावर ने सख्त मेहनत की, इससे मुतालिक रिसर्च की गई, इन आमों को काश्त किया गया। इसमें सोनारो, ग्लैन, केट इनका ये नाम है, ये मकामी मार्केट्स में दस्तयाब हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। MH पावर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू वेरी मच। सर थोड़ा सा बताइएगा ये रिसर्च कितने अरसे तक जारी रही और अब ये 3 टाइप्स जो है मैंगोज की अब दस्तयाब हैं? अच्छा, मैं पहली बात थोड़ी करेक्शंस कर दूं कि मेरा नाम गुलाम सरवर पंवर है। ये जो भी रिसर्च की थी, हमारे फार्म का नाम है MH पंवर फार्म्स, जो टंडोजाम हैदराबाद में मौजूद है और मोर देन 100 एकर्स पर ये फार्म है। MH पंवर साहब जो थे वो साइंटिस्ट थे और उन्होंने एग्री रिसर्च में इतना काम किया कि उनको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए थे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको सितारा इम्तियाज का अवार्ड भी दिया था। उनकी डेथ के बाद हमने एज अ फैमिली मेंबर हमने इस चीज को कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे फार्म्स पर 43 मैंगो वैरायटीज मौजूद हैं और जिसमें से ये जो 3 वैरायटीज हैं इनमें शुगर कंटेंट लेवल्स जो है वो 4 to 6% के बिटवीन है और ये शुगर पेशेंट्स के लिए जो है ना वो इजीली वो खा भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं और हमने तीनों वैरायटीज को जो है ना वो सर्टिफाइड भी करवा लिया है फ्रॉम गवर्नमेंट लैब्स। ओके सरवर साहब, क्या ये भी बता सकते हैं डायबिटिक पेशेंट ये आम किस तादाद में खा सकते हैं? क्योंकि आम से मुताल्लिक कहते हैं कि आम हो और बहुत सारे हो, बहुत ज्यादा हो। अच्छा, एज पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अप टू 6% तक जो है ना कोई भी फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो शुगर पेशेंट्स जो है ना वो कंज्यूम या खा सकते हैं। तो इनमें जो हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, इन मैंगो फ्रूट्स हैं, इसमें 3 वैरायटीज हैं जिनमें अप टू 6% तक शुगर है, 4 to 6% के दरमियान शुगर आ रही है। तो इसका मकसद है कि वो इजीली जो है ना वो खा सकते हैं और अपनी शुगर्स और उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक। अच्छा सर, ये जो नाम रखे गए हैं इनके बड़े मजे के और प्यारे नाम हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? ये नाम रखने के पीछे ये देखिए हमारे बेसिकली देखिए हमारे पास 43 वैरायटीज हैं। ये कुछ वैरायटीज काफी जो है ना वो बाहर से हमारे अंकल जो साइंटिस्ट थे वो लेके आए थे, तो उनकी मॉडिफिकेशंस लोकली हमने अपनी वेदर और सॉइल के हिसाब से मॉडिफिकेशंस की है। मॉडिफिकेशंस करने के बाद जो है ना हम उस के हिसाब से पहुंचे कि इनमें शुगर कंटेंट लेवल्स भी कम हुई है, उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ गई है और ये लेट वैरायटीज है। ये हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स जो है ना वो अवेलेबल होती हैं मार्केट में जो है ना, और इस साल फर्स्ट टाइम पर हम कमर्शियली जो है ना इसको जो है ना सेल कर रहे हैं मार्केट्स में। तो फिर सर थोड़ा सा प्राइस भी बता दें, इन तीनों टाइप्स की मार्केट में क्या प्राइस होगी इनकी? देखिए, हम नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। हम प्राइस जो आम मैंगोज की हैं इस वक्त मार्केट में वही प्राइसेस हैं और कोई भी हम इसको मकसद है कि ब्लैक मार्केटिंग या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप इजीली अवेलेबल उसी प्राइस में जो है ना वो खा सकते हैं और क्योंकि ये हमने अपने कंट्री के लिए काम किया है और पर्सनल लेवल्स पर, तो हम इस पे कोई भी प्रॉफिट मार्जिन या ब्लैक मार्केटिंग हमारी तरफ से फार्म की तरफ से कोई नहीं है। प्रोडक्शन कितनी हुई है सर इनकी, या कितनी कैपेसिटी है आपके फार्म पर इनकी प्रोडक्शन? देखिए, हमारे पास ओवरऑल फैमिली की 300 एकर्स पर फार्मिंग है, जिसमें तकरीबन कोई मोर देन 100 एकर्स पर हमारे ये फार्म्स हैं, जिसमें मेरे पास ह्यूज क्वांटिटी में जो है ना अवेलेबल है, मैंगोज अवेलेबल है और इंशाल्लाह वो पूरी कंजम्पशंस के हिसाब से अवेलेबल है और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मुल्क के हिसाब से जो है ना इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं ताकि जो है ना सब इससे बेनिफिट ले सकें। दीगर फार्म वाले अगर आपसे कांटेक्ट करें कि आप भी उनको सपोर्ट करें और वो भी फिर यही आम काश्त कर सकें, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे या आप कहेंगे नहीं ये सिर्फ हमारा है? हमारी फैमिली ने पहले भी सपोर्ट किए, अब भी सपोर्ट करते रहते हैं। हमारे पास पूरी नर्सरी है और हम मकसद है कि उसको पहले भी मैनेज कर रहे हैं और अब भी देते हैं। उसमें कोई मकसद है कि नहीं ये फेमस है, हमारी फैमिली का नाम MH पंवर फार्म्स है कि भाई हम मकसद है कि एक्स्ट्रा जो है ना वो सपोर्ट करते हैं लैंडलॉर्ड्स को और ग्रोअर्स। अच्छा सर, हम महक देखिए हम वीडियो में देख रहे हैं लाल लाल से यहाँ कलर बहुत मुनफरिद है कि ये जो इसका रंग है ये इसी वजह से इसका रंग है क्योंकि ये शुगर फ्री है और इसके अंदर वो चीज नहीं है कि जो कि हम दूसरे आम वाले आमों में देखते हैं।
हाँ, ये डेफिनेटली थोड़ी सा देखें डिफरेंट है, और एक तो लेट वैरायटी भी है और दूसरी चीज ये कि इसमें मॉडिफिकेशंस की हुई है। जब मॉडिफिकेशंस की हुई है तो डेफिनेटली फिर उसको ग्राफ्टिंग के बाद ये कलरिंग डेफिनेटली चेंज हुई है, और हमने कोशिश की इसको खूबसूरत से खूबसूरत किया जाए ताकि इसको नेशनल इंटरनेशनल जो है ना इसमें अट्रैक्शंस पैदा हो। और वो माशाल्लाह प्यारा भी लग रहा है। हम देख भी रहे हैं कि हम हमेशा पीला आम देखते थे, अब ये इस तरह का खूबसूरत आम, ग्रीन तो देखते थे, लाल एक वैरायटी है, एक वैरायटी लाल की भी थी, लेकिन ये हम ज्यादा है। सर क्या आप इस वक्त आपके पास ये तीनों आम मौजूद है? क्या हम देख सकते हैं इस वक्त, अगर अभी आपके पास है तो? नहीं, मेरे पास इस वक्त फार्म पर है, मौजूद है मेरे पास। और ये वीडियोस में तो आपने देखा होगा कि मेरे पास लाइव जो है जी। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, ये आपका जो प्लान है ये सिर्फ आमों तक महदूद है या आगे और भी फलों की तरह की मुनफरिद काश्त? नहीं, मेरे पास, मैं क्लेम करता हूँ पाकिस्तान का वाहिद फार्म है जिसपे मेरे पास इस वक्त अराउंड मोर देन 12 फ्रूट्स मौजूद हैं। अच्छा। जिसमें स्पेशली वो फ्रूट्स भी हैं जो पाकिस्तान में कहीं नहीं होते, जैसे जैक फ्रूट है, और इसके अलावा मेरे पास ग्रेप्स मौजूद हैं, फिग्स मौजूद हैं, मेरे पास बनाना काफी तादाद में मौजूद है, और वो ज्यादातर हमारी चीजें जो भी जा रही हैं वो एक्सपोर्ट में जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से वो सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम नेशनल लेवल्स पे ये काम कर रहे हैं, सिर्फ मैंगोज में नहीं, अदर फ्रूट्स में। और ये जो मैंगोज पर आपने सर काम किया है, उसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो गई। अच्छा, जैक फ्रूट की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई सर, लेकिन मैंगोज की जो 3 वैरायटीज शुगर फ्री मैंगोज, ये क्या आप रजिस्टर भी कराएंगे कि ये आप लोगों के ज़ाहिर है इस पे काविश है? देखें, हमने अभी लॉन्च किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको आस्ते आस्ते रजिस्टर्ड करवा के आगे लेके जाएंगे। पहले हमने मार्केट्स में इसको रिसर्च करी है, अब नेशनल गवर्नमेंट लेवल्स पर इसको लेके जाएंगे ताकि वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो और वो इंटरनेशनल मार्केट्स में उस बेसिस पे लेके जाएंगे। अभी भी ये आप इंटरनेशनल मार्केट्स में पहुंचा रहे हैं सर? ये नहीं, अभी तो देखें सीजन में हमने जो है ना वो किया है, और इस साल से कोशिश होगी कि पहले नेशनल लेवल्स पर लोगों को बिल्कुल ठीक है जो है ना इससे उसके बाद बाहर अंग्रेजों को खिलाएंगे ये कैसे हैं। नहीं, सिर्फ अंग्रेजों को नहीं, जो पाकिस्तानी भी बाहर वैसे भी हमारे आम बड़े मशहूर होते हैं, हर जगह पर बड़े होते हैं कि अच्छे आम है पाकिस्तान के। बेहद शुक्रिया, खास है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो अब जो शुगर वाले लोग थे ना, वो कहते थे हम आम नहीं खा सकते, हम आम खा सकते हैं। बिल्कुल जी, आम खाएं, बेशुमार खाएं, और हमें थोड़ी सी इजाजत दें, हम आम खाने बिल्कुल नहीं जा रहे, अभी हमारे पास आम पहुंचे नहीं है। खुदा हाफिज, कल मिलेंगे। कल नहीं, मंडे को मिलेंगे। मंडे को कल बेस्ट ऑफ